उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे। मेरा नाम अली उस्मानी है। न्यूज़ विद अली उस्मानी में आप सब लोगों को खुश आमदीद कहता हूँ। हमने बेसिकली स्टार्ट की है एक 6 एपिसोड की सीरीज़, जिस सीरीज़ में हम लोग बात करेंगे कि जो मॉडर्न साउथ एशिया है, पर्टिकुलरली जो इंडिया है, चाइना है और पाकिस्तान है, इन कंट्रीज़ के आपस के जो मामलात हैं वो क्यों इतने ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हैं। क्या वजह है कि आज चाइना और भारत के दरमियान जो टेंशन्स हैं, आज पाकिस्तान और भारत के दरमियान जो टेंशन्स हैं, उन टेंशन्स की सबसे बड़ी जो जड़ है, वो जड़ इस टाइम जो है वो क्यों इतनी ज़्यादा हमें नज़र आती है, क्यों इतनी टेंशन्स नज़र आती हैं इन सारे कंट्रीज़ के दरमियान। तो इसलिए मैंने अपनी टीम के साथ ये डिसाइड किया कि हम 6 पार्ट्स की एक सीरीज़ जो है वो बनाएंगे, जिसमें हम लोग बात करने की कोशिश करेंगे कि क्या वजह है कि चाइना और भारत के दरमियान, जिसको मैक-मोहन लाइन कहते हैं, उस पे टेंशन है पिछले तकरीबन 70 साल से। पाकिस्तान भारत के दरमियान टेंशन हैं, और इसलिए क्योंकि ये बहुत बड़ा टॉपिक है तो हम इस सारे मामले को एक एक इस सारे मामले का जो है वो हम एक वीडियो में जवाब नहीं दे सकते। तो इसलिए मैंने 6 वीडियोस जो हैं वो तैयार की हैं, और हमारा मकसद ये है इस पूरी सीरीज़ का कि हम सबसे पहले मैक-मोहन लाइन को समझने की कोशिश करेंगे, और ये समझने की कोशिश करेंगे कि क्या वजह है कि भारत ने तिब्बत का साथ नहीं दिया जब चाइना ने तिब्बत को इन्वेड किया। उसके बाद हम लोग अगली एपिसोड में जानने की कोशिश करेंगे कि चाइना और भारत की जंग क्यों हुई 1962 की। और फिर उसके बाद जो हमारी तीसरी एपिसोड होगी, उसमें हम लोग इस चीज़ को समझेंगे कि पाकिस्तान ने सक्षम वैली क्यों चाइना के हवाले की, क्यों चाइना को उसने सीड करने का फैसला किया। और इवेंचुअली फिर हम 65 में जाएंगे, जहां पर दो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर्स थे। एक 65 में पाकिस्तान भारत की रन ऑफ कच्छ की जो एक कॉन्फ्लिक्ट हुआ था, उस पर हम लोग वीडियो बनाएंगे, और फिर हम उससे नेक्स्ट वीडियो जो है उसमें हम लोग बात करने की कोशिश करेंगे कि मोर इंपॉर्टेंटली जो है वो 65 में सितंबर में क्या हुआ था। तो इन सारे 5 एपिसोड्स के अंदर हम इन चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे, और उसके बाद फिर हम जब छठी एपिसोड बनाएंगे तो आपके लिए कुछ सरप्राइजेस भी होंगे। ये सिर्फ इंडो पाकिस्तान कॉन्फ्लिक्ट की बात नहीं है, इसमें चाइना का भी बहुत अहम किरदार है, बिकॉज जो 70 साल की लेगेसी है, उस लेगेसी को अब हम जो है वो 2025 में उसको हम बहुत करीब पद से देख रहे हैं। जब मई के महीने में चाइना ने पाकिस्तान की सपोर्ट की और भारत पर प्रेशर ज़्यादा आया, लेकिन इसकी सारी जो रूट्स हैं वो हमें कॉलोनियल ईरा से मिलती हैं, बिकॉज जो इसकी रूट्स हैं वो ना नेहरू साहब ने रखी हैं, ना अयूब खान साहब ने रखी हैं। ये सारी की सारी जो कॉन्फ्लिक्ट्स की रूट्स हैं, ये सारी की सारी रूट्स ब्रिटिशर्स ने रखी हैं, जिन्होंने भारत को अपनी एक कॉलोनी बनाया, और उसके बाद से अब तक हमारे और भारत के ताल्लुकात जो है वो बेहतर नहीं है। फिर चाहे वो कंबोडिया, थाईलैंड हो, चाहे अफ्रीका की कंट्रीज हो, जो कॉलोनियल लेगेसी है, वो लेगेसी जो है वो इतनी ज़्यादा इम्पैक्टफुल रही है कि जो आज की जितनी भी जंगें हैं दुनिया में, आप जहां कहीं भी जंगें देख लें, एक्सेप्ट 1 या 2 जंगों के, मैक्सिमम जंगें लैंड पर लड़ी गई हैं। और पर्टिकुलरली वो वही लैंड है जो आज से 200 या 300 साल पहले इन्वेड करके उसको कॉलोनी बनाया था उन गोरों ने या उन यूरोपियंस ने, और फिर वो तो छोड़ गए वो लैंड बगैर किसी मामले को ठीक तरीके से सॉल्व करने के लिए, लेकिन जो पीछे लोग थे वो उस लैंड के लिए लड़ने पड़े। और आज आप देख ले, तीसरा दिन है यूक्रेन, आज तीसरा दिन है कंबोडिया थाईलैंड की जंग का। थाईलैंड ने कुछ इलाका भी कैप्चर कर लिया कंबोडिया का। तो ये सारे मामला हमारे सामने नजर आ रहे हैं, लेकिन इस पूरी वीडियो सीरीज को बनाने का मकसद ये है कि हम फोकस करें कि क्या रूट कॉज है भारत की, चाइना की, और हम उस चीज को आइडेंटिफाई करने की कोशिश करेंगे। और तिब्बत का जो रोल है, उस रोल को जो है वो समझने की कोशिश करेंगे। बट मैं रिक्वेस्ट करूंगा आपसे, क्योंकि ये वीडियो लंबी होगी, अपने अपने कमेंट्स भी कीजिएगा। हमें सुपर चैट करना मत भूलिएगा, क्योंकि वजह ये है कि आपकी सुपर चैट की वजह से हम डिफरेंट बुक्स लेते हैं, उनको हम पढ़ते हैं, और उसके बाद हम मामलात को आगे लेकर जाने की कोशिश करते हैं। इससे पहले कि मैं अपनी वीडियो का आगाज करूं, एक बड़ी अच्छी किताब, जो क्योंकि मैं अभी इंडियन हिस्ट्री, पाकिस्तान हिस्ट्री को बड़ी करीब से देखने की कोशिश कर रहा हूं, ये किताब आप जरूर पढ़िएगा। ये किताब मैं अभी पढ़ भी रहा हूं। इस किताब का नाम है द पाकिस्तान पैराडॉक्स। ओके, ये किताब लिखी है क्रिस्टोफर जेफरी लॉट ने, और इस किताब को मैं दूसरी बार पढ़ रहा हूं। इसके तकरीबन 750-800 पेजेस हैं। इसमें हमें समझ आएगा कि जो पाकिस्तान, भारत और चाइना के दरमियान एक कॉन्फ्लिक्ट हमें नजर आता है, उसकी रूट कॉज क्या है, व्हाट इज द बेसिक रीजन एंड व्हाट आर द बेसिक कल्प्रिट्स। और रिक्वेस्ट करूंगा आप लोगों से कि काइंडली आप लोग जो है वो मोर इंपॉर्टेंटली जो है वो हमें सुपर चैट भी कीजिएगा, जैस कैश भी कीजिएगा, जो पाकिस्तान के दोस्त हैं हमारे, एंड मोर इंपॉर्टेंटली जो है वो डबल टैप कीजिएगा, ताकि ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक पहुंच सके। और हम इस वीडियो को अब शुरू करते हैं। अब मोर इंपॉर्टेंटली समझना बड़ा ज़रूरी है कि जो ब्रिटेन
जब भारत के अंदर आया तो उस टाइम जो भारत था इसके अंदर बहुत सारी डिफरेंट अंपायर्स थी। मिसाल के तौर पे एक तरफ मराठा अंपायर थी, एक तरफ मैसूर में जो है वो टीपू सुल्तान थे, और एक तरफ जो है वो मोर इंपॉर्टेंटली जो है वो आप कह सकते हैं कि नेपाल में एक अंपायर थी अपनी, भूटान की एक अपनी अंपायर थी, और मुगल्स की एक अपनी अंपायर थी। फिर सिख्स जो थे, रणजीत सिंह की पंजाब में अंपायर थी। फिर बलोचिस्तान, सिंध, खैबर पख्तूनख्वा में आप कह सकते हैं कि जो अफगानिस्तान है उसका बहुत इन्फ्लुएंस था। सो व्हाट आई एम सेइंग राइट नाउ इज दैट कि पूरे के पूरे मामले को जब हम अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं कि जब गोरा आया इस पूरे इलाके में, आप सब कॉन्टिनेंट कह लें, इंडिया कह लें, वट एवर यू वॉन्ट टू से, ये पूरे का पूरा इलाका बटा हुआ था डिफरेंट स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस में। अब स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस का मतलब ये होता है कि मेरे पास जितनी ताकत है मैं उस इलाके को उतना कैप्चर कर सकता हूं। मिसाल के तौर पे जब मुगल एम्पीरियर औरंगजेब आलमगीर थे तो उनकी जो हुकूमत थी अफगानिस्तान से लेकर जो है वो मैसूर तक थी, इतनी बड़ी उनकी एम्पायर थी। लेकिन जो ही वो 1707 में उनकी डेथ हुई, उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद उनकी एम्पायर वीक होना शुरू हो गई, क्योंकि मराठास बड़े स्ट्रांग थे और मराठास ने अपना रिवेंज लेने की कोशिश की। फिर दूसरी इंपॉर्टेंट बात ये थी कि मराठास के मुकाबले में गोरे आ गए, यानी यू कैन से कि जो ब्रिटिशर्स थे वो आ गए और उन्होंने फिर अटैक्स करने की कोशिश की, और उन्होंने फिर डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी अपनाई। खैर डिवाइड एंड रूल तो पूरे का पूरा भारत ही था, उनको जरूरत नहीं थी ज्यादा खुद को डिवाइड करने की। अच्छा, अब इस चीज को अब जब हम आगे लेकर चलते हैं तो हमें एक चीज समझ आती है, वो ये सही चीज समझ आती है कि इंडिया की कभी भी कोई बॉर्डर नहीं था, और जितने भी ये सारे कंट्रीज हैं अफ्रीका के, ईस्ट एशिया के, या इवन चाइना का भी कोई प्रॉपर बॉर्डर नहीं था। अब ये जो बॉर्डर का कॉन्सेप्ट है, ये बॉर्डर का कॉन्सेप्ट जो आया, ये बॉर्डर का कॉन्सेप्ट जो है ये कौन लेकर आए, ये यूरोपियंस लेकर आए, खासतौर पे ब्रिटेन, फ्रेंच, डच, ये सारे के सारे जो हैं ये बॉर्डर का कॉन्सेप्ट लेकर आए। अब बॉर्डर का मतलब क्या होता है, बॉर्डर का मतलब ये है कि मेरा इलाका जहां तक है, अब मैं उससे आगे नहीं जाऊंगा। अगर मैं उससे आगे जाता हूं तो ये इलीगल है इंटरनेशनल कानूनों के मुताबिक। यानी जिस तरह मिसाल के तौर पे अब मुगल एम्पीरियर जो स्ट्रांग हुए इतने, उन्होंने अफगानिस्तान को भी इन्वेड किया, या अफगानिस्तान से वो लोग आए थे और अपनी हुकूमत उनकी अफगानिस्तान में भी थी, सिंध में भी थी, इंडिया के भी बहुत सारे इलाकों में थी। तो कई बार ऐसा होता था कि उनके साथ जब किसी और की जंग होती थी तो वो इलाका जो उनके पास था, अगर वो हार जाते थे तो वो उनका इलाका श्रिंक हो जाता था। सो ये श्रिंक और एक्सपेंशन की जो गेम थी पूरे इंडिया में, या पूरे आप कह सकते हैं कि जो थर्ड वर्ल्ड या जो न्यू वर्ल्ड थी गोरों के लिए या ब्रिटिशर्स के लिए या यूरोपियंस के लिए, वो इस नई वर्ल्ड को समझ नहीं पा रहे थे। और जब इन्होंने समझा तो उनको एक अंडरस्टैंडिंग हुई कि ये सारे का सारा पावर प्ले चल रहा है, हमें इस पावर प्ले को खत्म करना होगा, हमने पूरे इंडिया पे कब्जा करना है, और हमने एक प्रॉपर बाउंड्री लाइन बनानी है इंडिया की, ब्रिटिश इंडिया की। अब मैं आपको एक मैप दिखाना चाहता हूं कि ब्रिटिशर्स के मुताबिक ब्रिटिश इंडिया जो है उनके मुताबिक 1910 तक कैसा लगता था। तो फिर आपको ये चीज समझ आ जाएगी कि उन्होंने बाउंड्रीज जो है वो कैसे बनाना स्टार्ट किया, और कैसे उनकी उन बाउंड्रीज के बाद जो है वो पूरे का पूरा जो मामला है वो बड़ा गड़बड़ हुआ। और इवेंचुअली जब पाकिस्तान और भारत बने, और फिर जब मोर इंपॉर्टेंटली डिफरेंट अंपायर्स बनी, तो उसके बाद कितने ज्यादा मामला खराब हुए। अब मैं आप लोगों को एक मैप दिखाकर एक चीज समझाना चाहता हूं, और उसके बाद मैं अगली बात करूंगा, इसको समझिएगा आप लोग। ओके, यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट। ये मैं आपको एक बड़ा इंटरेस्टिंग मैप दिखा रहा हूं। ये मैप जो है ये तकरीबन आप कह सकते हैं कि ये मैप जो है ये 1912 का मैप है, 1912 का मैप है, 1912 का मैप है। ये 1912 का जो मैप आप देख रहे हैं, ये सारे का सारा फ्रॉम बर्मा टू ये आप नॉर्थ वेस्ट प्रोविंस है, फिर ये बलूचिस्तान, ये सारे का सारा जो इलाका है 1912 में, ये सारे का सारा जो इलाका है ये ब्रिटिश अंपायर है। यानी यू कैन से कि ब्रिटिश अंपायर इतनी स्ट्रांग थी कि जो मुगल्स थे वो भी अपनी पीक पे, अपनी जिनीत पे इतना इलाका कैप्चर नहीं कर सके, जो ब्रिटिशर्स ने पूरे का पूरा आप कह सकते हैं जो सब कॉन्टिनेंट, नॉन सब कॉन्टिनेंट है, उसको कैप्चर कर लिया। अब ये बीच में नेपाल है, ये भूटान है। नेपाल और भूटान भी एक तरह से ब्रिटिशर्स की ही कॉलोनी थे, लेकिन यहाँ के जो बादशाह थे उन्होंने रिक्वेस्ट की थी ब्रिटिशर से कि आप हमें जो है हमें एक तरह से ऑटोनॉमी दें, हम जो है वो आपके साथ लड़ाई नहीं करेंगे और हम आपके साथ ताल्लुकात को बेहतर रखेंगे, आपने हमें तंग नहीं करना, हम जो है वो हुकूमत करेंगे, लेकिन आपको हम पैसे भी दिया करेंगे हर साल, जो जजिया होता है या जो टैक्स होता है, लेकिन हमें हुकूमत करने दे। तो नेपाल और भूटान को हुकूमत करने दी। बर्मा जो था, बर्मा जिसको
अब म्यांमार कहते हैं मॉडर्न वर्ल्ड में। ये इलाका बंगाल, असम, ये सारे का सारा इलाका 1912 का मैं आपको मैप दिखा रहा हूं। ये सारे का सारा जो इलाका है 1912 में ये ब्रिटिशर्स के कब्जे में था। अब ब्रिटिशर्स ने क्या किया? ब्रिटिशर्स ने ये किया कि उन्होंने जो इलाका उन्होंने कैप्चर कर लिया, उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक इंटरेस्टिंग गेम खेली। उन्होंने कहा कि क्योंकि रशियन अंपायर बहुत ताकतवर थी, रशियन अंपायर जो थी वो अफगानिस्तान तक थी, यहां तक थी, ये आप देख रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि क्यों ना हम अफगानिस्तान को बफर जोन बनाते हैं, अफगानिस्तान को हम एक बफर जोन बनाते हैं। हालांकि ये अफगानिस्तान का जो इलाका है ये भी ब्रिटिशर्स कैप्चर कर सकते थे, उन्होंने कोशिश भी की, लेकिन उन्होंने सोचा कि अफगानिस्तान में लड़ने का कोई फायदा नहीं, क्यों ना अफगानिस्तान को हम लोग बफर जोन बना दें। तो इवेंचुअली अफगानिस्तान को जो है वो 1896 और या 1900 तक जो है वो एक तरह से बफर जोन बना दिया गया। यानी अफगानिस्तान पे ये फैसला हुआ कि ब्रिटिशर्स कभी अटैक नहीं करेंगे, और ये वाला जो इलाका है सारा, ये बेसिकली जो इलाका है ये सारा ब्रिटिशर्स की टेरिटरी होगी, जो आप मॉडर्न इस टाइम पाकिस्तान देख रहे हैं, NWFP या जो खैबर पख्तूनख्वा, और ये वाला सारा इलाका जो है ये बफर जोन होगा। यानी ना यहाँ पे ब्रिटेन का इन्फ्लुएंस होगा, ना यहाँ पे रशिया का इन्फ्लुएंस होगा, क्योंकि अगर यहाँ पे ब्रिटेन का इन्फ्लुएंस होता तो फिर रशिया जो है वो ब्रिटेन को अटैक कर देता। आप लोगों को शायद पॉलिटिक्स नहीं पता 1912 की। 1912 में ब्रिटेन और जो रशिया था उसके ताल्लुकात अच्छे नहीं थे। ब्रिटेन और रशिया के ताल्लुकात में बहुत ज्यादा कशीदगी थी और इतनी टेंशन थी कि लड़ाई भी होने के चांसेस थे। हालांकि वर्ल्ड वॉर 1 में रशिया जो था वो बेसिकली जो था वो अलाइज की तरफ था, लेकिन इवेंचुअली उससे पहले ग्रेट पावर पॉलिटिक्स चल रही थी और रशिया जो था वो अगेंस्ट था ब्रिटेन के, और सेंट्रल एशिया में एक ग्रेट पावर पॉलिटिक्स चल रही थी जो दोबारा से अभी इवॉल्व हुई है ना, ग्रेट पावर पॉलिटिक्स। इसी तरह की ग्रेट पावर पॉलिटिक्स 1912 में ग्रेट ब्रिटेन या यूनाइटेड किंगडम की जो है वो चल रही थी रशिया के साथ। तो वो चाहता था कि अफगानिस्तान के अंदर कोई इस तरह का मामला ना हो। ये बात तो क्लियर हो गई, ये बात तो हमें समझ आ गई। लेकिन एक और बड़ी इंटरेस्टिंग बात मैं आपको इस मैप में बताना चाहता हूं और समझाना चाहता हूं। ये आप देख रहे हैं मैप 1912 का। अब 1912 का मैप इसलिए बड़ा इंटरेस्टिंग है क्योंकि ये जो तिब्बत का इलाका है ये एक इंडिपेंडेंट रियासत है। ये जो तिब्बत का आप इलाका देख रहे हैं ये 1912 में एक इंडिपेंडेंट रियासत है। ये रियासत, ये एक कंट्री है, ये एक प्रॉपर स्टेट है। ये आप सारा देख रहे हैं, सारा इलाका, ये चाइना नहीं है, दिस इज नॉट चाइना। तो कई बार लोग कंफ्यूज भी होते हैं। यानी भारत को एक बड़ा एडवांटेज हासिल था कि जब तिब्बत 1912 में एक तरह से बफर जोन भारत के लिए ऊपर से था और अफगानिस्तान बफर जोन था रशिया के लिए। तो ब्रिटिशर्स कर क्या रहे थे? ब्रिटिशर्स की ये स्ट्रेटेजी थी कि ना रशिया अटैक कर सकता है हमें क्योंकि ये तो बीच में बफर जोन आ गया, ना कोई चाइना हमें अटैक कर सकता है क्योंकि यहां पर एक तिब्बत एक इलाका है जो कि एक तरह से बफर जोन का रोल प्ले कर रहा है, और चाइना अगर अटैक करने की कोशिश करेगा भी तो पहले उसको तिब्बत के लोगों से लड़ाई करनी पड़ेगी और फिर इवेंचुअली वो अपनी फौज को अंदर लेकर आ सकता है। तो एक तरह से एक तो तिब्बत बफर जोन था, प्लस आप देख सकते हैं भूटान और नेपाल जो है ये डबल बफर जोन के तौर पे काम कर रहे हैं, ये भी एक तरह से बफर जोन के तौर पे काम कर रहे हैं। तो इंडिया अपने जो नॉर्थ से है प्रॉपर्ली वो प्रोटेक्टेड था। ये जो आप लोग इलाका देख रहे हैं ये इलाका ये भी चाइना का ही है, लेकिन ये इलाका इतना ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर इसका अच्छा नहीं था, तो चाइना कभी भी इस इलाके से 1912 में अटैक कर नहीं सकता था। हालांकि ये इलाका चाइना का ही था लेकिन ये इलाका इतना प्रोटेक्टेड नहीं था, और प्लस चाइना और रशियन अंपायर यहां से मिल रहे थे, तो चाइना कोई गलती कर नहीं सकता था कि यहां से कोई अटैक करे। तो इंडिया एक तरह से बड़ी एक, या ब्रिटिशर्स की आप अकलमंदी कह लें कि उन्होंने एक तरह से बफर जोन बना लिए। वो इस स्ट्रेटेजी के माहिर थे कि जब भी उनको लगता था कि कोई सुपर पावर आने वाली है तो वो उससे पहले एक बफर जोन बना के खुद को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करते थे। लेकिन यहां पे इस चीज को समझना आप सब लोगों के लिए बड़ा जरूरी है, क्योंकि मैं आपको मैप 1912 का दिखा रहा हूं कि 1912 में जो तिब्बत की गवर्नमेंट थी, नेपाल की गवर्नमेंट थी, भूटान की और जो अफगानिस्तान की, ये बड़े बरतानवी फ्रेंडली थे। यानी जो ताज बरतानिया जो कि लंदन में बैठा हुआ था ये उसके बड़े फ्रेंडली थे, और इन्होंने प्रॉमिस किया था कि ना आपने हमें छेड़ना है ना हम आपको छेड़ेंगे, बदले में हम किसी भी और ताकत को अपने अंदर इन्फ्लुएंस नहीं डालने देंगे जो आप पे अटैक कर सके। सो दैट वाज अ स्ट्रेटजी मेड बाय ब्रिटिशर्स कि एक तरह से उन्होंने नेचुरल बफर जोन्स भी बनाए, और एक तरह से उन्होंने जो मोर इंपॉर्टेंटली जहां से अटैक हो सकता था उस अटैक को किसी तरह रोकने के लिए उन्होंने ये नई स्ट्रेटजी जो है ये बनाई। अब मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि डबल टैप कर दें। मैं अगली बात आपको करने की कोशिश करता हूं कि ज्यादा से ज्यादा लाइक्स होंगे तो इस वीडियो को ज्यादा दोस्त हमारे देख सकेंगे। आई रिक्वेस्ट यू ऑल। अब मेरी बात को समझिएगा जो मैं आपको अगली इंटरेस्टिंग बात समझाना चाहता हूं और बताना चाहता हूं। अब ये सारी बात एक तरफ हो रही है, जबकि दूसरी तरफ चाइना इन सारे मामला से खुश नहीं है।
मैं अभी आपको चाइना की तरफ लेकर आता हूं, लेकिन ये सारी ग्रेट पावर पॉलिटिक्स को बताना, इन सारे मैप्स को बताना बड़ा जरूरी इसलिए था ताकि आप लोगों को ये चीज समझ आए कि कैसे 1912 1912 की पॉलिटिक्स या जो ब्रिटिशर्स की पॉलिटिक्स थी उसने कैसे के कैसे जो अभी अभी इस टाइम का जो इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, उसके मैप्स को कैसे चेंज किया है, चाइना के इन्फ्लुएंस को कैसे बढ़ाया है और रशिया के इन्फ्लुएंस को कैसे उसने कम किया है या उसने जो है वो रोकने की कोशिश की है। तो ये ब्रिटिशर्स की पॉलिसी रही है सिंस 1800, 1900 और इवन 21st सेंचुरी में भी उन्होंने ये बड़ी कोशिश की, लेकिन अब ये उनका मामला एक तरह से नाकाम हो चुका है। लेकिन इंडिया के मामले में देवर वेरी सक्सेसफुल और उन्होंने ये बड़े सक्सेस से काम किया कि अफगानिस्तान का बफर जोन बनाया ताकि रशिया अटैक ना कर सके, और अगर रशिया अटैक करेगा भी तो पहले उसको अफगानिस्तान से लड़ाई करनी पड़ेगी और ऑब्वियसली वो गलती नहीं करेगा कि अपनी फौज एक तरफ अफगानिस्तान में भी लड़े और प्लस ब्रिटेन के साथ भी लड़ाई करे। प्लस दूसरी बार चाइना के ऊपर भी प्रेशर था कि वो कभी भी तिब्बत प्लस जो डबल बफर जोन है नेपाल या भूटान के अंदर से फौज गुजारे, क्योंकि उसको पहले इन इलाकों के लोगों से लड़ना पड़ेगा जो उसके पास कैपेबिलिटी ऑब्वियसली उस टाइम नहीं थी। तो ब्रिटिशर्स की ये स्ट्रेटेजी है, इस स्ट्रेटेजी इन्होंने बहुत ज्यादा एक एडवांटेज दिया और उस एडवांटेज के बाद जो है हमने देखा कि ब्रिटिशर्स ने तकरीबन 150 से 200 साल इस पूरे इलाके में बड़े आराम सुकून से हुकूमत भी की और उनकी एडमिनिस्ट्रेशन भी बड़ी स्ट्रांग थी। अब हम बात करते हैं 1914 की। 1914 में एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज हुई, जो इंटरेस्टिंग चीज जो है जो आज इंडिया और चाइना के कॉन्फ्लिक्ट का बाइस बन रही है। मैं फिर आपको बताता हूं 1914 में एक चीज हुई, जो चीज इस टाइम आज जो है वो एक तरह से भारत और जो इस टाइम मोर इंपॉर्टेंटली जो है वो मॉडर्न इंडिया और मॉडर्न चाइना के दरमियान लड़ाई का बाइस बन रही है, और वो है मैक-मोहन लाइन। तो 1914 में हुआ क्या, इसको समझना बड़ा जरूरी है। और प्राइम मिनिस्टर नेहरू जो थे उसका इस सारे मामले से बड़ा गहरा और बड़ा करीबी ताल्लुक है, इसको समझिएगा। हुआ ये कि इट वाज नेम्ड आफ्टर सन हेनरी मैक-मोहन। तो मैक-मोहन लाइन जो है, जो चाइना और इंडिया का बॉर्डर ब्रिटेन ने बनाया, या ब्रिटेन ने कहा कि ये चाइना और इंडिया का बॉर्डर है, इस बॉर्डर को नाम दिया गया मैक-मोहन लाइन का। द ब्रिटिश फॉरेन सेक्रेटरी हु प्रपोज द लाइन एज द बॉर्डर। अब इस बात को समझिएगा, ब्रिटिश फॉरेन जो एक सेक्रेटरी थे जो बड़े इन्फ्लुएंशियल थे, उन्होंने 1914 में एक प्रपोजल दिया। वो प्रपोजल क्या था, सुनिएगा, बड़ा इंटरेस्टिंग प्रपोजल है, इसको मैप को देखिएगा दोबारा। वो प्रपोजल ये था कि जो चाइना का ये सारा इलाका आप देख रहे हैं, चाइना का और जो बॉर्डर है, एक सेकेंड लेट मी जस्ट शेयर यू, जो ये सारा इलाका है, ये वाला सारा इलाका आप देख लीजिए। अक्साई चीन पहले तो चाइना ने 62 में कैप्चर कर ली, लेकिन मैं फिलहाल आपको मैप दिखाना चाहता हूं ताकि आपको ये चीज समझ आए। चाइना ने मैक-मोहन ने 1914 में क्या किया, 1914 में इन्होंने एक प्रपोजल दिया। ब्रिटेन के बड़े स्ट्रॉन्ग सेक्रेटरी थे, बड़े पावरफुल पर्सन थे, इन्होंने कहा कि अक्साई चीन और प्लस ये जो सारा इलाका है, ये सारी जो लाइन है, ये जो बॉर्डर, फिर सक्षम हो गया, और ये ऊपर का जो बॉर्डर है सारा, ये वाला जो मॉडर्न इंडिया का इस टाइम बॉर्डर है, ये सारे का सारा जो बॉर्डर है, ये सारे का सारा बॉर्डर ही रियल बॉर्डर है। यही बॉर्डर जो है ये चाइना और इंडिया का बॉर्डर है, और ये बॉर्डर कभी भी ना इधर से नीचे होगा, यानी ना इधर से फौजें नीचे आएंगी, ना इधर से ये बॉर्डर क्रॉस होगा। यही बॉर्डर है, यही बाउंड्री लाइंस हैं, और भारत को भी इसका रिस्पेक्ट करनी होगी क्योंकि ऑब्वियसली ब्रिटेन उस टाइम था, और चाइना को भी इसकी रिस्पेक्ट करनी होगी। अब एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज हुई इस सारे मामले में, आपको इस चीज को समझना बड़ा जरूरी है, क्योंकि तिब्बत जो था, तिब्बत, इसके ताल्लुकात बड़े फ्रेंडली थे इंडिया के साथ, और पर्टिकुलरली जो ब्रिटेन अंपायर थी और इंडिया की जो कांग्रेस थी उसके ताल्लुकात भी बड़े अच्छे थे तिब्बत के उस टाइम इस सारे मामलात में इंडिया के साथ। तो तिब्बत ने क्या किया, जब ये प्रपोजल दिया गया और एक कन्वेंशन हुई, मीटिंग हुई, जिसमें तीन पार्टीज थी। एक रिपब्लिक ऑफ चाइना थी जहां पे सिविल वॉर चल रही थी, चाइना के अंदर भी आपस में लड़ाई झगड़े थे, सिविल वॉर चल रही थी। तिब्बत जो था वो बड़ा पुरसुकून इलाका था, और ब्रिटेन की तरफ से जो है वो ब्रिटिश इंडिया के जो एक कम्युनिकेशन था, इन तीनों ने 1940 में एक मीटिंग की, और उस मीटिंग में मैक-मोहन साहब ने कहा कि भाईजान, ये जो अक्साई चीन से लेकर जो अरुणाचल प्रदेश का सारा इलाका है, ये सारा इलाका है, ये बॉर्डर है इंडिया का, ना चाइना ना तिब्बत इस इलाके को क्रॉस करेगा कभी भी आने वाले टाइम पे, ना ये इलाका जो है वो कभी क्रॉस करेगा, तिब्बत के अंदर जाएगा और रिपब्लिक ऑफ चाइना के अंदर जाएगा। बदले में क्या होगा, बदले में ये करेगा ब्रिटेन, कि बदले में ब्रिटेन कभी भी कोशिश नहीं करेगा कि वो अपने आप को एक्सपैंड करने की कोशिश करे। अच्छा, अभी हम 1914 में हैं। 1914 में जो ब्रिटिश अंपायर थी वो दुनिया की एक सुपर पावर थी, एक बहुत बड़ी पावर थी। ब्रिटेन अंपायर का जो है वो कभी भी सूरज जो है वो गरूब नहीं होता था। इट वाज वेरी पावरफुल ऑन द टाइम। मोर देन 70 कंट्रीज वर अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ताज बरतानिया
जो लॉर्ड होते थे ब्रिटानिया के, उनके अंडर जो है वो काम किया जाता था और उनकी सारी बातों को माना जाता था, चाहे फिर वो अफ्रीका हो, ऑस्ट्रेलिया हो, कहीं भी हो, देवर वेरी पावरफुल। तो मैं आपको 1914 के हिसाब से बता रहा हूं कि जो मैकमोहन थे, मैकमोहन साहब ने कहा कि हम क्योंकि ताकतवर हैं, हम आपको इन्वेड भी कर सकते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली ब्रिटिश इंडिया बहुत ताकतवर था, अगर वो चाहता तो वो तिब्बत को कैप्चर भी कर सकता था। तो उसने कहा कि नहीं, हम इंडिया की एक बाउंड्री बना रहे हैं फ्रॉम अक्साई चीन टू अरुणाचल प्रदेश। ये सारे का सारा जो इलाका है, ये इलाका इस बॉर्डर के इस तरफ जो है वो इंडिया का है और उस तरफ जो है वो तिब्बत या चाइना, जो भी आप समझ लें उस टाइम, उस इलाके का है। ना हम आपका बॉर्डर क्रॉस करेंगे, ना आपने हमारा बॉर्डर क्रॉस करना है। अब बड़ी एक इंटरेस्टिंग चीज हुआ ये कि इसमें 3 लोगों ने साइन करने थे कि हम इस चीज को एक्सेप्ट करते हैं, और हैरानी के तौर पे शायद आप इस चीज को एंटिसिपेट भी कर रहे हैं, तिब्बत की गवर्नमेंट ने साइन कर दिया, क्योंकि तिब्बत की गवर्नमेंट को यह डर था कि कहीं कल को ब्रिटेन जो है वो अटैक ना कर दे। और तिब्बत की गवर्नमेंट फ्रेंडली भी थी बहुत ज्यादा, गवर्नमेंट ऑफ तिब्बत वाज टुवर्ड्स द ब्रिटिश इंडिया। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने ये किया कि उन्होंने फैसला किया कि वो साइन कर देंगे, और 1914 में साइन कर दिया तिब्बत ने, और ब्रिटिश शर्स का जो डेलीगेशन था उसने भी साइन कर दिया। तो ये बात एक्सेप्ट हो चुकी है तिब्बत और इंडिया के दरमियान उस टाइम 1914 में, कि जो मैकमोहन लाइन है यही इंटरनेशनल बॉर्डर है। लेकिन यहां पे ग्लिच आता है। ग्लिच ये आता है कि जो चाइनीज डेलीगेशन था, जो रिपब्लिक ऑफ चाइना का डेलीगेशन था, जो कि उस टाइम एक बड़ा टूटा फूटा था, एक तरफ जापान अटैक कर रहा है, एक तरफ ग्रेट पावर्स का एक लड़ाई झगड़ा चल रहा है, चाइना बहुत वीक था। लेकिन उस वीक होने के बावजूद भी चाइना ने यह कहा कि हम इस डॉक्यूमेंट पे साइन नहीं करते, हम मैकमोहन लाइन को एक्सेप्ट नहीं करते। तिब्बत कौन होता है कि मैकमोहन लाइन को एक्सेप्ट करे? तिब्बत को तो हम ही क्लेम करते हैं, तिब्बत हमारा है। वो अलग बात है कि हमने तिब्बत पे भी कब्जा नहीं किया, वो हम बाद में कर लेंगे, लेकिन तिब्बत को कोई राइट नहीं है। तो चाइना ने इस डॉक्यूमेंट्स को नहीं माना। मैं आपको दोबारा जो है वो ये दोबारा से मैप दिखाकर एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज समझाना चाहता हूं, इसको समझिएगा। तिब्बत जो है उसने 1914 में इस पूरे बॉर्डर को मान लिया है, साइन कर दिए हैं डॉक्यूमेंट्स पे कि हम जो है वो इस सारे बॉर्डर को मानते हैं, कि जो ये वाला बॉर्डर है जो आप देख रहे हैं, सारे का सारा बॉर्डर, ये सारे का सारा जो बॉर्डर है ये मैकमोहन लाइन है, और ना हम इधर से इधर क्रॉस करेंगे, ना इंडिया जो है वो इधर से दूसरी तरफ क्रॉस करेगा। इंडिया ने भी साइन कर दिया 1914 में। तिब्बत की गवर्नमेंट एक प्रॉपर गवर्नमेंट थी, शायद आप लोगों को भी ना पता उस बारे में, या शायद पता हो, बट तिब्बत की प्रॉपर एक गवर्नमेंट थी, सॉवरेन गवर्नमेंट थी। तो जहां पे दलाई लामा होते हैं, यू ऑल नो दैट अबाउट हिम। तो तिब्बत ने भी साइन कर दिया, इंडिया ने भी, लेकिन रिपब्लिक ऑफ चाइना ने कहा कि हम साइन नहीं करेंगे। तिब्बत कौन होता है हमारे बिहाफ पे इस लाइन को एक्सेप्ट करने वाला? हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे। एंड दैट वाज अ बोन ऑफ कंटेंशन। लोग बात करते हैं हमेशा 1962 की। 1914 में ये बहुत बड़ा प्रोपेगेंडा कह लें, या एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट हो गया फ्रॉम बोथ साइड्स, कि इसकी वजह से ये मामला खराब हुआ। अब ब्रिटिशर्स ये कहते थे कि हमने तो बड़ी नेक नियति से काम किया है, हम ताकतवर हैं, अगर हम चाहें तो हम एक्सपैंड भी कर सकते हैं, तिब्बत को कब्जे में ले सकते हैं, बल्कि चाइना में भी खाता खोल सकते हैं। हमने तो एक तरह से चाइना को, एक तरह से हमने ये एक रिक्वेस्ट की है कि हम जो है वो फिलहाल आप पर कब्जा नहीं कर सकते, हम फिलहाल आपको कुछ नहीं कह सकते। तो ये लोग कौन होते हैं कि ये बात ना माने? तो ब्रिटेन में जो मैकमोहन थे, जिन्होंने लाइन खींची थी या ये लाइन बनाई थी, ये लाइन जो है उन्होंने बनाकर जो है वो एक तरह से कोशिश करने की कोशिश की कि चाइना इससे मान जाए और तिब्बत मान ले। तिब्बत तो ये बात मान गया और चाइना इस बात को नहीं माना। बट सवाल ये पैदा होता है, सवाल एक सबके माइंड में पैदा होता है कि क्या वजह थी मैकमोहन जो है उन्होंने इस लाइन को खींचा और कहा कि अक्साई चीन से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक का सारा इलाका इंडिया का है या ब्रिटिश इंडिया का है, बिकॉज उस टाइम ब्रिटिशर जो है पावर में थे। तो उसका बड़ा कॉमन जवाब ये है कि हिस्टोरिकली पिछले तकरीबन अगर हम 1500 या 2000 साल की इंडिया की, मॉडर्न इंडिया या जो एंशियंट इंडिया, उसकी हिस्ट्री देखें, तो जो इंडिया का सारा स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस है, जो कल्चरल है, जो लड़ाई झगड़े हैं, जो पावर पॉलिटिक्स है, वो सारा इसी इलाके के अंदर हमेशा से चलता रहा है, कभी भी इससे एक्सपैंड नहीं हुआ। मैं आपको मिसाल देता हूं और आपको मैं दोबारा से इस बात को समझाने की कोशिश करता हूं कि क्या वजह थी कि ब्रिटिशर्स ने कहा कि हम सिर्फ इसी इलाके को चाइना के इन्फ्लुएंस में नहीं आने देंगे, बाकी इलाका तो ऑब्वियसली तिब्बत का है या जो चाइना का इलाका है वो ले सकता है, हम इस इलाके से बाहर नहीं जाएंगे। मैं आपको एग्जांपल देता हूं। पिछले 2000 साल से, क्योंकि रिकॉर्डेड हिस्ट्री हमारे सामने है, एवरीथिंग इज इन आवर कंट्रोल, तो ब्रिटिशर्स इस चीज को समझते थे, वो हिस्ट्री में भी बड़े अच्छे थे। उन्होंने कहा कि पिछले 2000 साल से सिर्फ ये वाला जो इलाका है, फ्रॉम अफगानिस्तान टू बर्मा, ये वाला जो सिर्फ इलाका है सारा, ये वाला इलाका हमेशा किंग्समैन की तरफ गया है, और ये वाला जो इलाका है हमेशा
ये सारा जो इलाका आप देख रहे हैं, हमेशा जो पावर प्ले हुआ है वो सिर्फ इस इलाके में हुआ है। जो इंडियन कल्चर है, इंडियन हेरिटेज है, जो मुगल्स हो गए, इस्लामिक गवर्नमेंट्स हो गई, लोधीज हो गए, मराठास हो गए, या डिफरेंट जितनी भी गवर्नमेंट्स हैं, उन सब ने लड़ाई झगड़ा हमेशा इसी इलाके के अंदर रहकर किया। कभी भी उन्होंने इस इलाके को एक्सपैंड नहीं किया, ना कभी उस इलाके से यहां पर कोई लड़ाई हुई है। मैंने पिछले तकरीबन 2000 साल में जितने भी कॉन्फ्लिक्ट्स हुए, मैंने बड़ी कोशिश की कि मैं हिस्ट्री को पढूं, बहुत करीब जाऊं। मुझे जनरली कोई रिकॉर्डेड हिस्ट्री में ऐसा कोई डॉक्यूमेंट नहीं मिला जिसमें तिब्बत या चाइना ने कोशिश की हो कि वो उन्होंने इस इलाके में आने की कोशिश की हो, या इंडिया ने या इंडिया की गवर्नमेंट ने इस इलाके के जाने की कोशिश की। उसकी एक बड़ी वजह यह है कि जो ये पूरा इलाका जो है, जो इंडिया का नॉर्थ का बॉर्डर है सारा, या चाइना का या तिब्बत का इलाका के लिए, ये सारे का सारा इलाका पहाड़ों से भरा पड़ा है। तो इस इलाके में लड़ाई करना आसान नहीं है, बिकॉज पहाड़ है, हिमालयाज है, ठंड बहुत है। तो इस इलाके में कभी भी ना इधर से कोशिश हुई कि इधर जाया जाए, ना इधर से कोशिश हुई इधर जाया जाए। तो वजह, तो सवाल ये पैदा होता है क्या वजह है कि चाइना जो है वो, उसने ये क्लेम किया कि वो कभी भी मैकमोहन लाइन को नहीं मानेगा, और उसके बाद से लेकर अब तक भारत और चाइना के दरमियान ताल्लुकात ठीक नहीं है। उसकी वजह है, यह है ग्रेट पावर पॉलिटिक्स। अब सुनिएगा बात को। चाइना ये समझता है पिछले तकरीबन 3-4 हजार साल से, जब, क्योंकि चाइनीज सिविलाइजेशन भी बहुत पुरानी है, इंडियन सिविलाइजेशन भी बहुत पुरानी है ऑफ कोर्स, चाइना ये समझता है कि वो एक ऐसा कंट्री है जो बहुत पावरफुल है, जो सेंटर ऑफ द यूनिवर्स है, सेंटर ऑफ द वर्ल्ड है, जो रिजुविनेशन करेगा, अपनी दोबारा से अपने आप को एक्सपैंड करेगा, दुनिया उसको मानेगी, दुनिया उसको समझेगी, उसकी ग्लोरी दोबारा से दुनिया की तरफ होगी। चाइना इस चीज को ऐसे समझता है। व्हाट आई एम सेइंग राइट नाउ इज दैट कि चाइना, क्योंकि चाइना जो है 1839 से लेकर 1949 तक 100 ईयर्स की एक ह्यूमिलेशन में था, वो वीक था। तो चाइनीज के अंदर एक बात, इनके माइंड्स के अंदर, इनकी साइकी में एक चीज चली गई कि कोई दूसरा डिसाइड नहीं करेगा कि हमारे बॉर्डर्स कौन से हैं, ये हमें डिसाइड करना है कि हमारे बॉर्डर्स कौन से हैं। तो मैकमोहन लाइन वाज बेसिकली हर्टिंग देयर ईगो, बेसिकली इट वाज हर्टिंग देयर सेल्फ रिलायंस, कि हम कि जो हमारे बॉर्डर है वो हम डिसाइड करेंगे, कोई और डिसाइड नहीं करेगा, क्योंकि हम तो एक बड़ी ताकतवर कंट्री हैं, हम तो अपने इलाके की एक सुपर पावर है। तो चाइनीज अपने आप को इस तरह देखा करते थे। तो 1914 में सर मैकमोहन ने जो लाइन खींची थी, जिसमें तिब्बत तो एग्री कर गया था, क्योंकि तिब्बत ऑब्वियसली नहीं चाहता था कि लड़ाई हो, इंडिया भी एग्री करेगा क्योंकि इंडिया में गवर्नमेंट जो थी वो ब्रिटिशर्स की थी, लेकिन चाइना ने एग्री नहीं किया, क्योंकि चाइना इस चीज को समझता था कि ऐसा पॉसिबल ही नहीं है, मैं कभी भी इस लाइन को एक्सेप्ट नहीं करूंगा, ये मेरी ईगो पे हर्ट है, मैं तो एक बहुत बड़ी ताकतवर कंट्री हूं, मैं बहुत बड़ी ताकत हूं, तो मैं कभी भी इस चीज को नहीं मानूंगा। एंड दैट वाज बेसिकली द बोन ऑफ कंटेंशन जो आज से स्टार्ट हुई है। अब हम लोग आगे जाने की कोशिश करते हैं, आगे चीजों को समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि ये वीडियो थोड़ी लंबी है, आपको अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप पर लेकर मैं जाऊंगा, क्योंकि आज हम लोग समझने की कोशिश करेंगे कि नेहरू साहब का क्या रोल था फॉल ऑफ तिब्बत में। जब 1950 में तिब्बत पे अटैक हुआ नवंबर में, तो क्यों नेहरू साहब ने हेल्प नहीं की। इवन अमेरिकन कह रहे थे नेहरू साहब को कि हम आपको टैंक्स भी देते हैं, हम आपको फाइटर जेट्स भी देते हैं, आप आंख मार दें कि हमें जरूरत है, हम आपको सारे हथियार देंगे। बट इंस्टेड नेहरू साहब ने कहा कि नहीं, हमें कोई खतरा नहीं, चाइना से, बेशक चाइना तिब्बत को कैप्चर कर ले, हम जो है मामलात को जो है वो टॉक से जो है वो हम क्लियर करेंगे, बिकॉज वो आइडियलिस्टिक। जबकि सरदार पटेल साहब हैं, उन्होंने लेटर लिखा नेहरू साहब को कि ऐसा मत करें, आपको तगड़ा होना पड़ेगा, आपको लड़ाई लड़नी पड़ेगी, अदरवाइज चाइनीज आपको भी खा जाएंगे, और वो उनको खा गए, 64 में उनकी डेथ होगी। बट हम इससे पहले इस चीज को थोड़ा सा अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे, थोड़ा सा हम इस चीज को समझने की कोशिश करेंगे कि इस सारे मामले के बाद, ये तो मामला इस टाइम इंडिया का हो रहा है। अभी इंडिया में क्या हो रहा है, 1914 में इंडिया में एक तरह से एक मूवमेंट चल रही है कि हमें आज़ादी चाहिए ब्रिटिश राज से, हमें नेशनलिज्म चाहिए। एक तरफ ऑल इंडिया मुस्लिम लीग है, एक तरफ कांग्रेस है, बट इनका आपस में एक लड़ाई झगड़ा है। बट ओवरऑल इंडियंस ये कह रहे हैं कि हमें जो है इस इलाके से आज़ादी चाहिए, ब्रिटिशर्स का टाइम पूरा हो गया, इन्होंने हमें जितना खाना था खा लिया, अब इनको यहाँ से जाना पड़ेगा। तो एक तरह से तहरीकें चल रही हैं, डिफरेंट लोग आ रहे हैं, बड़ी बड़ी शख्सियात आ रही हैं जो लड़ाई कर रही हैं उन लोगों से कि हमें आज़ादी दी जाए। बट दूसरी तरफ चाइना के अंदर सिविल वॉर भी चल रही है। अब जो चाइनीज सिविल वॉर है, उस सिविल वॉर का एक जनरल जो आगाज होता है वो 1921 में होता है, 1921 में। 1921 में क्या हुआ, 1921 में ये हुआ, 1921 में चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी वजूद में आई। बट उससे पहले हमें 1917 में जाना पड़ेगा। 1917 में कुछ हुआ जिसकी वजह से दुनिया बहुत बदल गई, एक नई तरीके का सिस्टम आया जिससे दुनिया बहुत डिफरेंट हो गई। 1917 में ये हुआ, 1917 में, कि मिस्टर व्लादिमीर लेनिन, उन्होंने ये कहा कि मैं
सोवियत यूनियन को बनाता हूं, मैं कम्युनिस्ट सिस्टम को जो है वो अपने इस पूरे इलाके में नाफिज करूंगा और वो कम्युनिज्म को जितवाने में कामयाब हो गए। 1917 में दुनिया में कम्युनिज्म के तौर पे एक नया सिस्टम जो है वो वजूद में आया, जिसको कार्ल मार्क्स ने 1848 में अपनी किताब में लिखा। लेकिन उसके बाद जो है वो तकरीबन 80-90 साल बाद जो है वो मोर इंपॉर्टेंटली जो है वो सारे का सारा मामला जो है वो सोवियत यूनियन के अंदर जो है वो आया, और सोवियत यूनियन पहले रशिया, फिर बाद में और कंट्रीज भी उसके साथ मिल गए, इट बिकम सोवियत यूनियन। 1917 में एक कम्युनिज्म का एक नया आइडिया आया जिसको एडॉप्ट किया माओ जेडंग, यंग माओ जेडंग, जो 1921 में बहुत यंग भी थे, छोटे भी थे, जवान भी थे, मजबूत भी थे, हौसला भी था। इवेंचुअली उन्होंने डिसाइड किया कि वो भी अपनी एक चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी बनाएंगे, क्योंकि वो व्लादिमीर लेनिन से बहुत ज्यादा जो थे वो इंस्पायर थे। उन्होंने क्या किया, उन्होंने 1921 में एक नई चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी बनाई, जिसने अगले तकरीबन 27 साल जो है वो जंग लड़ी। चैंग काई शिक, जो कि प्रो डेमोक्रेट थे या प्रो आप कह सकते हैं कि वेस्टर्न आइडियोलॉजी पे बिलीव करते थे, और अगले तकरीबन 27-28 साल जो है वो चाइना के अंदर एक सिविल वॉर चली, जिसको 1949 के अंदर माओ जेडंग जो जीत गए, और 1949 के अंदर जो है इंडिया तो 1947 में आज़ाद हो गया, लेकिन 1949 में जो है वो माओ जेडंग जो है वो कम्युनिज्म को सक्सेसफुल करने में कामयाब हो गए। अब ये सारी बात को जरा माइंड में रखिएगा, मैं अगली बात आपको समझाना चाह रहा हूं, क्योंकि तिब्बत का रोल इस सारे मामले में बड़ा स्ट्रांग है। तिब्बत का रोल इस सारे के सारे मामले में इसलिए बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व है क्योंकि आने वाले टाइम पे तिब्बत की वजह से ही जो है ये सारे के सारे मामला आपको नजर आएंगे। जो लड़ाई होगी वो सारी की सारी लड़ाई जो है वो आने वाले टाइम पे आपको और ज़्यादा स्ट्रेंथफुल और ज़्यादा वर्स नजर आएगी, जिसके आप असरात आज भी देख रहे हैं। अरुणाचल प्रदेश पे आज चाइना जो है वो अपना क्लेम करता है। अब बात को समझिएगा, अब बात ये है कि 1933 में नेहरू साहब ने एक किताब लिखी और उस किताब का नाम है ग्लिम्पसेस ऑफ द वर्ल्ड हिस्ट्री। 1933 में नेहरू साहब ने बेसिकली अपनी जो बेटी इंदिरा गांधी, जो बाद में इंडिया की प्राइम मिनिस्टर बनी, उनको लेटर्स लिखते थे। वो जब जेल में थे 1 से 1.5 साल, वो हर रोज एक लेटर लिखते थे और हर रोज एक कहानी अपनी बेटी को सुनाते थे। और उन्होंने एक किताब लिखी ग्लिम्पसेस ऑफ द वर्ल्ड हिस्ट्री। वो बड़ी अच्छी किताब है, जरूर पढ़िएगा, बड़ी अच्छी अंग्रेजी उसमें लिखी है, आम जबान। अगर आप अंग्रेजी इतनी कॉम्प्लिकेशंस को नहीं समझते तो ग्लिम्पसेस ऑफ द हिस्ट्री को पढ़िएगा। नेहरू साहब ने बहुत आसान, बड़ी ज़बरदस्त इंग्लिश में, बड़ी आसान इंग्लिश में वो किताब लिखी है। आपको बड़ा मजा आएगा पढ़ के, अगर आप हिस्ट्री के स्टूडेंट हैं, अगर हिस्ट्री को समझना चाहते हैं। अच्छा, नेक्स्ट बात सुनिएगा। अब ग्लिम्पसेस ऑफ द वर्ल्ड हिस्ट्री में जब इंदिरा गांधी, जो उनकी बेटी, छोटी बेटी थी, यंग इंदिरा, वो जेल से जब लेटर्स लिखते थे तो एक लेटर में उन्होंने तिब्बत की हिस्ट्री बताई। और उस तिब्बत की हिस्ट्री में नेहरू हैड रेफर टू तिब्बत एज अ फ्री कंट्री। नेहरू साहब ने 1933 में तिब्बत को कहा कि तिब्बत इज अ फ्री कंट्री। तो इसका मतलब यह है कि तिब्बत को वो तकरीबन उसको रिकैप्चर होने से 17 साल पहले तक वो समझते थे कि तिब्बत जो है वो एक फ्री कंट्री है। तो सवाल ये पैदा होता है कि जब 1950 में अटैक किया चाइना ने तिब्बत में, तो नेहरू ने क्यों साथ नहीं दिया तिब्बत का, क्यों साथ नहीं दिया अमेरिकन का, क्या वजह थी? वो भी हम आगे सारे के सारे जवाब को समझने की कोशिश करते हैं। बट उससे पहले मैं आपको एक और बड़ी इंटरेस्टिंग चीज बताता हूं। अब बात यह है, हम आ गए साल 1946 में। साल 1946 में इंटरम गवर्नमेंट बनती है इंडिया की, और इंडियन नेशनल कांग्रेस उस इंटरम गवर्नमेंट को लीड करती है। और इंटरेस्टिंगली उस इंटरम गवर्नमेंट को कौन लीड कर रहे हैं? पंडित जवाहरलाल नेहरू, प्राइम मिनिस्टर नेहरू जो है वो उसको लीड कर रहे हैं 1946 की इंटरम गवर्नमेंट की। जब एक तरफ ब्रिटिशर्स जो थे वो तो ताकत में थे, लेकिन उन्होंने एक इंटरम प्राइम मिनिस्टर बनाया नेहरू साहब को, जो ऑब्वियसली लोगों के वोट से आए थे। अब ये वो दौर था जब तिब्बत जो है वो, उसके ताल्लुकात गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ ताल्लुकात बहुत अच्छे थे। और उन्होंने एक खैर सगाली में, एक खुशी में एक लेटर लिखा इंडिया को। वो लेटर क्या था उसको सुनिएगा। तिब्बत की तरफ से एक लेटर, एट द फॉर्मेशन ऑफ द इंटरम गवर्नमेंट in Delhi in 1946, the government of Tibet sent a telegram या एक note to congratulate Mr. Nehru, then head of the government. नेहरू ने रिप्लाइड किया दोबारा तिब्बत को, क्योंकि तिब्बत ने उनको कॉन्ग्रेचुलेट किया कि आप इलेक्शंस जीते हैं या आप पावर में आए हैं, हम आपको कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं। नेहरू साहब ने क्या रिप्लाई किया सुनिएगा। नेहरू साहब ने कहा कि माई कोलीग्स एंड आई एम मोस्ट ग्रेटफुल फॉर योर काइंड मैसेज, वी लुक फॉरवर्ड विद कॉन्फिडेंस to the continuance and strengthening of the close and cordial relation which has existed between our two countries since ancient times. नेहरू साहब क्या कह रहे हैं 1946 में? नेहरू साहब ये कह रहे हैं तिब्बत को एक कंट्री, वो कह रहे हैं कि मैं थैंकफुल हूं आपका और हम दोनों मुमालिक के ताल्लुकात बहुत अच्छे हैं एंशियंट टाइम से। इसका मतलब ये है, अगर हम इस सारे मामले को समझें तो तिब्बत कभी भी चाइना के कंट्रोल में नहीं था।
माओ जेडंग ने जो है वो अपने अपने ताकत के बलबूते पर उस सारे इलाके को जो है वो कैप्चर किया और इवेंचुअली फिर वो आगे भी आए। इट शोज कि जो पावर प्ले है, जो आपकी ताकत है, अगर आपने किसी इलाके को लेना है, किसी चीज को लेना है, तो फिर आप पावर प्ले के जोर पे ही ले सकते हैं। आप जितनी मर्जी मैनिपुलेशंस कर लें, जितनी मर्जी डिप्लोमेसी कर लें, आज जो रशिया यूक्रेन के साथ कर रहा है, बेसिकली दिस इज व्हाट द रियल पावर प्ले इज, एंड बेसिकली दिस वाज द सेम थिंग व्हाट माओ जेडंग हैज डिड विद तिब्बत इन अर्ली 1950s। अब अगली बात समझिएगा। अब बात यह है कि 1947 में भारत आजाद हो जाता है, प्राइम मिनिस्टर नेहरू जो है वो भारत के प्राइम मिनिस्टर बन जाते हैं, 1949 में इंडिया का पहला सब कॉन्स्टिट्यूशन आ जाता है। लेकिन 1949 में एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज हुई। भारत के बनने के, इंडिया के बनने के 2 साल बाद 1949 अक्टूबर में एक बहुत कामयाब रेवोल्यूशन होता है। 28 साल की जो स्ट्रगल है वो माओ जेडंग की कामयाब हो जाती है, एंड माओ जेडंग जो है वो जंग जीत जाते हैं और वो इंडिया में जो है वो मोर इंपॉर्टेंटली जो है वो चाइना के अंदर जो है वो पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना बनाते हैं। एक चाइना जो है वो पहली बार एक यूनाइटेड चाइना नजर आता है। चाइना वॉज वेरी स्ट्रॉन्ग एट दैट टाइम। मैं आपको 1949 का चाइना का जो है वो मैप दिखाता हूं ताकि आपको ये चीज समझ आए कि चाइना कितना ताकतवर था, या कितना चाइना का जो मैप है वो कितना ज्यादा स्ट्रेंथन था, या 1949 में चाइना कैसा दिखता था, और उसके बाद कैसे माओ जेडंग ने जो है वो चाइना को एक्सपैंड करने की कोशिश की और चाइनीज रीजिविनेशन या जो री इमेजिनेशन को दोबारा से कैसे उन्होंने इंडोर्स किया। इस मैप को देखिएगा, आपको सारी की सारी चीज समझ आ जाएगी। ओके, अब इस बात को अंडरस्टैंड कीजिएगा, देन वी विल मूव फॉरवर्ड। ओके, अब आप ये देख रहे हैं, ये 1949 का चाइना है। आपको शायद इंटरेस्टिंगली चीज लेके बहुत सारा इलाका चाइना के पास जो अब है वो पहले नहीं था। दिस इज 1949, सॉरी 1949 का मैं आपको चाइना का मैप दिखा रहा हूं। ओके, दिस इज द चाइनीज मैप ऑफ 1949। 1949 एक तरफ सोवियत यूनियन ऊपर है, रेड फ्लैग्स ऊपर है, एक तरफ मंगोलिया है और ये चाइना है। अब इस तरह चीज को समझने की कोशिश कीजिएगा। ये वाला जो इलाका आप लोग देख रहे हैं सारा, ये आज के मॉडर्न चाइना में है, लेकिन उस टाइम यहां पे एक डिफरेंट ऑटोनोमस बॉडी थी जो चाइना के साथ नहीं थी। बाद में चाइना ने सारे इलाके को भी ले लिया। ये वाला इलाका आप देख रहे हैं 1949 में, ये भी माओ जेडंग के पास नहीं था। माओ जेडंग ने इस इलाके को भी बाय फोर्स लिया, और ये सारा इलाका आप देख रहे हैं, ये सारा इलाका जो ये तो या तो ये ऑपोजिशन के पास था, या तो ये वेस्टर्न कंट्रीज के पास था। ये सारे का सारा इलाका जो है प्लस ताइवान, ये सारे का सारा इलाका मॉडर्न चाइना में नहीं था। आप देख सकते हैं जो आज का चाइना है वो बड़ा डिफरेंट चाइना है, वो एक बड़ा ताकतवर चाइना है। बट 1949 का चाइना ऐसा नहीं था। 1949 का चाइना एक पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना या कम्युनिस्ट चाइना बनने के बावजूद ही माओ जेडंग का कंट्रोल ऑलमोस्ट अपने 60% मॉडर्न चाइना पे था। बाकी सारा इलाका जो था वो चाइना के हक में नहीं था। अच्छा, मोर इंपॉर्टेंटली ये तो सारा आप इलाका देख रहे हैं। फिर ये जो आप इलाका देख रहे हैं सारा तिब्बत का, ये भी एक डिफरेंट अपनी अंपायर है। ये तिब्बत का एक अलग ऑटोनोमस कंट्री है जो चाइना में नहीं आता। तो चाइना ने क्या किया, 1949 में अपने आप को एक्सपैंड करने की कोशिश की। पहले इस इलाके को कैप्चर किया, फिर इस इलाके को, इवेंचुअली फिर उन्होंने 1950s के अंदर तिब्बत को भी पूरे का पूरा खाता खोल के कैप्चर कर लिया। सो यू कैन अंडरस्टैंड कि इंडिया, ब्रिटिश अंपायर जो थी वो कितनी सिक्योर थी चाइना के होते हुए, कि इतने सारे बफर जोन्स थे कि उस पर कोई हमला कर नहीं सकता था। बट जब ब्रिटिश अंपायर निकली और वो वीक हुई, चाइना स्ट्रांग हुआ, कम्युनिज्म स्ट्रांग हुआ, तब ये सारा खाता खुला, उन्होंने सारे इलाके को लिया। अब अगली बात समझिएगा। अब बात यह है कि माओ जेडंग की तो आइडियोलॉजी थी कि मुझे पूरे के पूरे चाइना को यूनाइट करना है। जो भी इलाके मेरे पास नहीं है मुझे उन सारे इलाके को लेना है। और माओ जेडंग जो है वो इस आइडियोलॉजी पे अपने चलना शुरू हो गए। नेहरू साहब को ये बात पता थी। नेहरू साहब ने अपने बहुत सारे जो पर्सनल नोट्स हैं उन्होंने उसमें ये बात लिखी। सरदार पटेल जो है उन्होंने उनको वार्न किया कि नेहरू साहब ये होने वाला है, आपको कुछ करना पड़ेगा। अगर चाइनीज कम्युनिज्म जो है वो तिब्बत में आ गया तो फिर भारत के अंदर भी कम्युनिज्म आ सकता है और चाइनीज ठीक ठाक ठुकाई करेंगे, पे बहुत सारी पिटाई होगी, आपको कुछ करना होगा। लेकिन नेहरू साहब ने कुछ नहीं किया। नेहरू साहब ने क्या किया वो मैं आपको भी बताने की कोशिश करता हूं। अब इंस्टेड नेहरू साहब कुछ करते, 1 अप्रैल 1950 को नेहरू साहब ने ठीक 8 महीने पहले कि जब चाइना ने अटैक करना था, कम्युनिस्ट फोर्सेस ने अटैक करना था तिब्बत पे, उससे ठीक 6 महीने पहले
अप्रैल फर्स्ट अप्रैल को 1950 को इंडिया ने चाइना को रिकॉग्नाइज कर लिया कि चाइना जो है वो एक कंट्री है और हम उसको रिकॉग्नाइज करते हैं। तो इट वाज अ वेरी बिग थिंग ऑन द टाइम कि इंडिया ने चाइना को रिकॉग्नाइज कर लिया और दोनों के ताल्लुकात के अंदर एक तरह से हमें गर्मजोशी मिलने में नजर आई। नेक्स्ट बात सुनिएगा, अगली बात ये है, चाइना ने फौरन से क्लेम कर लिया कि तिब्बत जो है वो चाइना का पार्ट है। नेहरू साहब ने कुछ नहीं कहा, नेहरू साहब खामोश रहे। नेहरू साहब ये कहते रहे चाइनीज को, जो इन लाई थे या माओ जे दंग थे, उनको कोवर्टली कहते रहे कि ठीक है, अगर आपको तिब्बत को लेना है तो आप कभी भी तिब्बत को बाय फोर्स ना लें, आप तिब्बत को बाय पीस लें। क्योंकि नेहरू साहब बहुत आइडियलिस्टिक थे, वो समझते थे कि चीजों को बाय पीस बातचीत से लिया जा सकता है, बट रियलिस्टिकली चीजों को हमेशा बाय फोर्स ही लिया जा सकता है, बाय बातचीत से लिया नहीं जा सकता। इस चीज का हमें अंदाजा हो चुका है। यूक्रेन रशिया वॉर रिसेंटली बहुत परफेक्ट एग्जांपल है। खैर एनीवेज, अगली बात समझिएगा, नेहरू साहब जो थे उनके एक एम्बेसडर थे, इनका नाम था के.एम. पनीकर। के.एम. पनीकर साहब जो थे, ही सर्व्ड एज एन इंडियन एम्बेसडर टू चाइना फ्रॉम 1948 टू 1952। ये इंडिया के बहुत दिग्गज के या बहुत बड़े एक एम्बेसडर, बड़े स्ट्रॉन्ग एम्बेसडर थे जो बीजिंग में थे, जिनका नाम था पनीकर साहब। पनीकर साहब जो थे वो एक 1948 से 1952 तक 4 साल तक जो है वो एम्बेसडर रहे। नेहरू साहब जो है वो नेहरू साहब की उनसे एक दफा एक्सचेंज हुई, एक तरफ नोट्स एक्सचेंज हुए, तो नेहरू साहब ने जो है वो पनीकर साहब को क्या कमेंट किया सुनिएगा। नेहरू साहब ये कहते हैं 1950 में कि चाइना potentially aggressive and expansionist, but at present she lacked resources to do more than she was doing। नेहरू साहब का क्या ख्याल था 1950 में? मैं आपको भी दोबारा मैप दिखा के समझाऊं नेहरू साहब का ख्याल क्या था। इसी को समझना और अंडरस्टैंड करना बड़ा जरूरी है और हम सब लोगों के लिए। जस्ट वेट फॉर 1 सेकंड, आई एम कमिंग बैक। नहीं आ रही, आई अपोलोजाइज, आई होप कि मेरी आवाज आपको आ रही होगी। लेट मी अगेन कंटिन्यू, आई अपोलोजाइज फॉर द डिस्ट्रप्शन। ओके, अब मेरी आवाज आई थिंक आ रही है, तो प्लीज मुझे कमेंट करके बताएं मेरी आवाज आपको पहुंच रही है। एनीवेज, मूविंग फॉरवर्ड, नेहरू साहब ने जो है पनीकर साहब को ये बात कही कि मुझे नहीं लगता कि चाइना इतना एग्रेसिव है, ना चाइना के पास इतने रिसोर्सेज हैं कि वो अटैक करे, या वो मोर इंपॉर्टेंटली जो है वो मामलात को उस तरफ लेकर जाने की कोशिश करे जिससे चाइना एक्सपैंड करेगा या हमारे लिए थ्रेट बनेगा। लेकिन चाइना ने क्या किया, मैप में आप देख लीजिए चाइना ने क्या किया, देखिएगा। चाइना ने ये किया कि बाय 1950s बाय 1955 चाइना ने ये इलाका भी ले लिया सारा, ये वाला भी सारा इलाका ले लिया और इवेंचुअली तिब्बत को भी पूरी तरह से अपने कैप्चर में ले लिया। तो जो नेहरू साहब की असेसमेंट थी कि चाइना के पास वो रिसोर्सेज नहीं है या माओ जेडंग के पास वो रिसोर्सेज नहीं है, वो उनकी इंटेंशन गलत साबित हुई, उनकी असेसमेंट गलत साबित हुई। अब जो डिफेंस एनालिस्ट हैं, जो पर्टिकुलरली सारे मामले को जानते हैं, जो सेक्रेटरी उस टाइम में रहे हैं, जिन्होंने किताबें लिखी हैं, क्योंकि मैं पिछले 2 दिन से इस चीज़ को बहुत करीब से पढ़ रहा हूँ, समझने की कोशिश कर रहा हूँ, वो ये समझते हैं, खासतौर पर जो इंडियन फार लेफ्ट फार राइट या जो भी इवन बाहर से भी इस चीज़ को समझने की कोशिश करते हैं, वो ये कहते हैं कि मोदी साहब बहुत आइडियलिस्टिक थे, नेहरू साहब बहुत आइडियलिस्टिक थे, जवाहरलाल नेहरू, प्राइम मिनिस्टर नेहरू, वो ये समझते थे, उनको ऐसा लगता था कि अगर वो चाइना पर एग्रेशन शो नहीं करेंगे, चाइना के सामने वो अपनी फौज को खड़ा नहीं करेंगे, तो फिर चाइना भी कभी भी उनके साथ वो सलूक नहीं करेगा जो चाइना ने उनके साथ किया। ये उनकी एक आइडियलिस्टिक सोच थी। वो बिलीव करते थे कि क्योंकि उनकी खुद भी सोच एक सोशलिस्ट सोच थी, तो उनको ये लगता था कि क्योंकि वो भी थोड़े से सोशलिस्ट हैं और चाइनीज तो हैं ही प्रॉपर सोशलिस्ट या कम्युनिस्ट, तो कहीं ना कहीं उनका एक मैचअप हो जाएगा, पैचअप हो जाएगा। वो रशिया के साथ ताल्लुकात को भी अच्छे रखेंगे, अमेरिका के साथ भी, और जो तीसरी पावर आ रही है नई चाइना की, इसके साथ भी ताल्लुकात को बेहतर रखेंगे। चाइना उन पर अटैक नहीं करेगा, ये उनका आइडियलिज्म था। अब कुछ लोग ये समझते हैं क्योंकि वो वेस्टर्न इंस्टीट्यूशन से पढ़े हुए थे, क्योंकि वो वेस्टर्न मामलात को समझते थे, तो शायद ये वजह थी, शायद ये मामला था कि वो उस वेस्टर्न आइडियलिज्म उनके अंदर कूट कूट के भरा हुआ था और वो उस तरह रियलिस्टिक नहीं थे। जबकि उनके मुकाबले में जो उनके साथ उनके कोलीग्स थे, दे वर वेरी रियलिस्टिक,
दे वर वेरी वेरी रियलिस्टिक। और वो जो थे वो बार बार कह रहे थे नेहरू साहब को कि सर ये गलती मत करें, आपको स्ट्रेंथन होना पड़ेगा, चाइना आ रहा है, आपके बॉर्डर पर आ रहा है। CIA अपनी बहुत सारी जो है वो असेसमेंट उनको भेज रहा था इंडियन इंटेलिजेंस को कि आपके बॉर्डर के ऊपर कम्युनिज्म आने वाला है, आपको उसको रोकना पड़ेगा। बट नेहरू साहब इस चीज से एग्री नहीं करते थे। ही वाज सेइंग कि नहीं ऐसा कुछ भी नहीं होगा, थिंग्स विल गो वेल। सो दैट वाज द थिंग व्हिच हैपेंड टू हिम। एनीवेज मूविंग फॉरवर्ड, अगली बात हम करते हैं, इस चीज को समझना बड़ा जरूरी है। अब अगली बात इस सारे मामले में यह है कि एक तरफ नेहरू साहब ये कह रहे हैं कि चाइना जो है उसके पास वो रिसोर्सेज नहीं है कि वो इन इलाकों को कैप्चर कर सके, खासतौर पर तिब्बत को अपने कैप्चर में ले ले। लेकिन इंटरेस्टिंगली चाइना क्या करता है, चाइना ठीक 2 महीने पहले यानी नवंबर 1950 में चाइना ने अटैक किया तिब्बत के ऊपर। अटैक करने से सिर्फ 2 महीने पहले अगस्त 31 यानी अगस्त तकरीबन 1 से 1.5 महीने पहले यानी अगस्त 31 1950 को चाइना ने एक नोट भेजा, एक टेलीग्राम भेजा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को कि वो तिब्बत पे अटैक करने वाले हैं, आपने बीच में नहीं आना, बीच में नहीं आना आपने, हम ये हमारा इलाका, हम इसको कैप्चर कर लेंगे। अब वो क्या कहते हैं सुनिएगा। अब मोर इंपॉर्टेंटली on 31st August, the Chinese Ministry of Foreign Affairs informed the Indian government through Ambassador Panikkar। ये वही पनीकर साहब है जिनको नेहरू साहब ने कहा था कि चाइना कभी भी एक्सपैंड नहीं करेगा, चाइना के पास तो रिसोर्सेज नहीं है कि वो एक्सपैंड करे। लेकिन पनीकर साहब को चाइना की फॉरेन मिनिस्ट्री ये मैसेज देती है, ये बात कहती है कि दैट चाइनीज पीपल्स लिबरेशन आर्मी वाज गोइंग टू टेक एक्शंस सून इन वेस्ट सी कैंग, जो कि तिब्बत का इलाका है। न्यू दिल्ली डिड नॉट डिनाई दिस, विच सजेस्ट that at least a month before the Chinese actually launched their offenses on Tibet, New Delhi was aware of Peking's plan। अब यहां पे दो चीजें आती हैं। जो इंडियन अकाउंट्स हैं, जो कि इंडियन गवर्नमेंट अकाउंट्स हैं, जो नेहरू साहब के करीब हैं, वो ये कहते हैं कि नेहरू साहब को तो पता ही नहीं था कि तिब्बत पे हमला होने वाला है 2 नवंबर 1950 को। जबकि पनीकर साहब जो हैं, जो कि एम्बेसडर हैं चाइना में, उनको 1 महीने पहले ही बता दिया चाइना ने कि हम सी कैंग जो कि तिब्बत का इलाका है उस पर हम लोग हमला करने वाले हैं। तो क्या अब अच्छा, अब इसमें एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। अब कुछ अकाउंट्स ये भी कहते हैं कि पनीकर साहब ने ये मैसेज कन्वे ही नहीं किया नेहरू साहब को कि अटैक होने वाला है, फौजें भेज दो, तिब्बत को बचाओ। बट दूसरी बात ये कि पनीकर साहब जो थे वो मोर इंपॉर्टेंटली जो है ही वॉज द एम्बेसडर ऑफ इंडिया। वो कैसे इस तरह की बात नहीं बता सकते थे, ही वॉज ऑफिशियल, उनको बताना जरूरी था, अगर अदरवाइज उनके खिलाफ ट्रीजन का केस हो सकता था, क्योंकि ये बड़ी इंपॉर्टेंट पोजीशन थी। मेरी असेसमेंट ये कि नेहरू साहब को बता दिया गया था 1950 में कि अटैक होने वाला है 1 महीना पहले, लेकिन उन्होंने अपनी फोर्सेस को अवेक नहीं किया, उन्होंने अपनी फोर्सेस को जो है वो आगे लेकर नहीं है। अच्छा, अब इसकी एक और बड़ी इंटरेस्टिंग मैं आपको समझाना चाहता हूँ मैप की मदद से कि किस इलाके पे चाइना ने कहा कि हम हमला करेंगे और इंडिया ने फिर कहा कि ठीक है, अगर वो हमला करना चाहते हैं तो कर दें, हम उस पर किसी तरह का एक्शन नहीं लेंगे। मैं आपको जो है वो मैप की मदद से दिखाना चाहता हूँ कि कौन सा वो इलाका था जिसने इंडिया को अवेक नहीं किया, रेदर देन इंडिया खामोश हो गया। सुनिएगा बात को, ये आप लोग मैप देख रहे हैं। अब मोर इंपॉर्टेंटली ये वो इलाका है, ये तिब्बत का इलाका बाय द वे, ये तिब्बत का इलाका है। ये वाला जो इलाका है ये चाइना ने 19 नवंबर 1950 के अंदर चाइना ने जो है वो इस इलाके पर अपनी इन्वेजन स्टार्ट कर दी और नवंबर 1950 में चाइना ने इस इलाके को जो है वो कैप्चर कर लिया। ये वाला इलाका अभी तक चाइना के कैप्चर में नहीं है, चाइना आहिस्ता आहिस्ता इस इलाके को कैप्चर में ले लेगा, लेकिन सबसे पहले नवंबर 1950 में चाइना ने इस इलाके को कैप्चर किया और आहिस्ता आहिस्ता फिर बाकी इलाके में चला गया। इंडिया को ये बात पता थी, इंडिया दिल्ली जो था वो साइलेंट था, दिल्ली ने कोई एक्शन नहीं लिया। नेहरू साहब को ये बात पता चल चुकी थी, बट ही डिड नॉट डू एनीथिंग, ही वाज साइलेंट, ही डिड नॉट आस्क एनीथिंग, इंस्टेड ही वाज अपीजिंग चाइना। अच्छा, कुछ लोग रिमेम्बरेंस करते हैं कि नेहरू साहब ने जिस तरह चाइनीज को अपीज किया, उस तरह ब्रिटेन ने भी जो है वो हिटलर को अपीज किया और हिटलर भी इलाका लेता गया और चाइना भी इलाका लेता गया उसी तरह, क्योंकि बिकॉज इट वाज अपीजिंग पॉलिसी। नेहरू साहब, मैंने कहा ना, वो समझते थे कि उनके मामलात अच्छे हो जाएंगे, ज़्यादा उनको कोई तंग नहीं करेगा, बट इवेंचुअली उनके साथ जो है वो जो हुआ वो हमने फिर देखा कि चाइना ने अपनी इन्वेजन करके इलाके को कैप्चर कर लिया। अगली बात समझिएगा, अब चाइना ने जो इन्वेजन स्टार्ट की है, द पीपल्स लिबरेशन आर्मी PLA अंडर माओ जेडंग invaded Tibet in October, defeating the Tibetan army near Chamdo। चैमडो एक इलाका है जिसका मैंने भी आपको मैप दिखाया, वो पूरे का पूरा इलाका फारिग हो गया। तिब्बतियंस अमेरिकन और इंडियन से रिक्वेस्ट करते रहे कि आप अपनी फौजें या कुछ मदद भेजें, बट कोई जवाब नहीं आया, मदद नहीं मिली तिब्बत को, और तिब्बत की जो फौज है वो पहली कमजोर थी, फारिग हो गई। चाइना ने इजीली विद इन फ्यू डेज वो इलाका कैप्चर कर लिया। अगली बात सुनिएगा,
अब बात यह है कि नेहरू साहब ने तिब्बत का प्रैक्टिकली क्यों साथ नहीं दिया। एक तो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि नेहरू साहब जो थे वो आइडियलिस्टिक थे और वो समझते थे कि वो तिब्बत को अगर साथ नहीं देना देंगे, वो नहीं देना चाहते साथ तिब्बत का, क्योंकि ऑब्वियसली ही डोंट वांट वॉर विद समवन एल्स। लेकिन इसका एक और बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है और वो ये है कि 1948 में 2 साल पहले कश्मीर पर पाकिस्तानी फोर्सेस और इंडियन फोर्सेस की एक लड़ाई हुई थी। एक तो वो बॉर्डर गर्म हो चुका था और दूसरा मिलिट्री एनालिस्ट ये समझते हैं कि नेहरू साहब जो थे उनकी इंडिया की मिलिट्री में इतनी कैपेबिलिटी, इतने रिसोर्सेज आप कह सकते हैं नहीं थे 1950 में कि वो चाइना की मिलिट्री से लड़ाई कर सकें, मोर इंपॉर्टेंटली जो है तिब्बत के ऊपर। तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, क्योंकि बहुत सारे लोग आज इंडिया में उनको बुरा भला कहते हैं कि नेहरू साहब जो है उनकी पॉलिसीज बहुत ज़्यादा उटोपियन थी, आइडियलिस्टिक थी, ही वॉज नॉट रियल। बट अगर हम इस चीज़ को समझें, इंडिया के स्टार्ट में जब इंडिया बना तो उस टाइम जो है इंडिया की मिलिट्री उतनी स्ट्रांग नहीं थी कि वो चाइना जैसे बड़ी ताकत से या कम्युनिस्ट जैसे बड़े पावरफुल कंट्री से लड़ाई कर सकें। और ऑन दैट टाइम इंडिया ने डिसाइड किया कि वो लड़ाई ना करे। मेरी असेसमेंट भी ये पर्सनल कि शायद इंडिया की कैपेबिलिटी नहीं थी कि वो चाइना जैसी बड़ी कंट्री से उस टाइम लड़ाई कर सके। तो नेहरू साहब ने ये समझा क्यों ना हम ये इलाका लेने दें चाइना को, तिब्बत का, चाइना उन पर हमला नहीं करेगा। एंड दैट वाज अ थिंग विच रियली क्रिएटेड द मैस ऑफ मैकमोहन लाइन। अब चाइना ने तिब्बत कैप्चर कर लिया, अब तो मैकमोहन लाइन के ऊपर वो बैठे हुए हैं जिसको वो मानते ही नहीं है। अब तो वो मैकमोहन लाइन के ऊपर 1950 में बैठ चुके हैं जिसको वो मानते नहीं है। सो दैट्स अ थिंग व्हिच रियली हर्ट्स प्राइम मिनिस्टर नेहरू, और फिर बाद में उनका इसी तरह इंतकाल भी हुआ। अगली बात समझिएगा। अब बात ये है कि अगर हम इस सारे मामले को आगे लेकर चलें तो अब अक्टूबर में, यानी एक कुछ हफ्तों पहले जब अटैक होने वाला था तिब्बत पे, तो अमेरिकन एम्बेसडर हेंडरसन ने एक नोट लिखा नेहरू साहब को और कहा कि अगर आपको अमेरिकन टैंक्स चाहिए, आपको अमेरिकन हथियार चाहिए, हम आपको देंगे। आपने तिब्बत की फौज को ये हथियार देने हैं और आपने चाइना के खिलाफ जंग लड़नी है। अब वो सुनिएगा नोट क्या है, ये बड़ा मैं आपको ऑथेंटिक चीजें सारी बता रहा हूँ, ये सारी की सारी हिस्ट्री में लिखी हुई। यू मस्ट हैव टू वेरीफाई दीज थिंग्स, बट रिमेंबर दैट एम्बेसडर हेंडरसन जो कि एम्बेसडर थे अमेरिका के इंडिया में, दिल्ली में, ही ऑफर्ड assistance from the United States to India concerning Tibet, especially giving concerns about communist China advances along the Indo-Tibetan border। क्या वजह थी कि इंडिया चाइना के खिलाफ या कम्युनिस्ट के खिलाफ भारत को इमदाद देने की बात कर रहा था, मिलिट्री एड देने की बात कर रहा था? क्योंकि चाइना उस वक्त कम्युनिज्म के खिलाफ लड़ रहा था। चाइना वॉज टोटली अगेंस्ट सोवियत यूनियन, चाइना वॉज टोटली अगेंस्ट अमेरिका वॉज टोटली अगेंस्ट कम्युनिज्म, America was totally against Soviet Union and America was totally against China on that time in 1950। तो इंडिया ने कोशिश की कि वो किसी ना किसी तरीके से जो है वो हेल्प करे इंडिया की, ताकि इंडिया तिब्बत में फौज का साथ दे। लेकिन मोदी साहब ने रिप्लाई क्या किया, सुनिएगा। मोदी साहब ये कहते हैं कि he was not military scared about the Chinese advances along the border and he thought that any American intervention would be impractical and potentially harmful। नेहरू साहब ने क्या जवाब दिया? उन्होंने कहा मुझे डर नहीं है कि मेरे बॉर्डर के ऊपर अगर कम्युनिस्ट फोर्सेस आ भी जाती हैं, मुझे कोई डर नहीं है। हाँ, मुझे इस चीज का डर है कि अगर अमेरिका फौज की इमदाद भेजेगा या एड भेजेगा तो मुझे डर है कि शायद ये लड़ाई बढ़ जाए। अच्छा, अब इसमें दो बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें ये हैं, क्योंकि मैं खुद भी हिस्ट्री का छोटा सा स्टूडेंट हूं। मेरी अपनी अंडरस्टैंडिंग ये कि मोदी साहब के नेहरू साहब ने उस टाइम 1950 में अमेरिकन की इमदाद इसलिए भी ठुकरा दी क्योंकि वो एक नई मूवमेंट में थे। कोल्ड वॉर शुरू हो चुकी थी, ना वो सोवियत यूनियन के साथ थे ना वो अमेरिकन के साथ थे, और उनको डर था कि अगर वो सोवियत यूनियन के खिलाफ साथ देंगे अमेरिका का तो चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी भी सोवियत यूनियन के साथ है, सोवियत यूनियन इंडिया से नाराज होगा और इंडिया के जो एलाइज हैं रीजन में वो वीक होंगे। तो एक उनकी ये स्ट्रेटेजी थी और उस स्ट्रेटेजी की वजह से ना उन्होंने इंडिया का साथ, ना उन्होंने साथ दिया तिब्बत का, ना सोवियत यूनियन का, ना चाइना का, ना उन्होंने साथ दिया अमेरिका का। वो न्यूट्रल रहे, बट इस न्यूट्रलिटी में उनको बहुत ज़्यादा बाद में खमियाजा जो है वो भुगतना पड़ा और उनको बहुत नुकसान हुआ इंडिया को 1962 में। लेकिन मैं 1962 में अभी नहीं आ रहा, मैं जो है इस टाइम जो है वो पीछे आने की बात करूंगा, मैं चीज़ों को समझाने की कोशिश करूंगा। 1950 में क्या हुआ, 1962 में जो हुआ वो हम अगली एपिसोड में जिक्र करेंगे। अभी हम तिब्बत को जिक्र कर रहे हैं ताकि आपको हिस्ट्री थोड़ी सी क्लियर हो, ताकि नेक्स्ट टाइम जब भी हम इस चीज़ को आगे लेकर चलें आप इस चीज़ को समझेंगे गौर से। अब इस बात को समझिएगा। बात इस टाइम ये है कि सरदार पटेल साहब जो हैं
नवंबर 2 नवंबर जब 1950 में चाइना ने इन्वेजन स्टार्ट की अपनी तिब्बत की, तो सरदार पटेल साहब जो हैं उन्होंने एक लेटर लिखा और बड़े गुस्से में लेटर लिखा और बड़ा नाराज थे वो नेहरू साहब से। और उन्होंने क्या लेटर लिखा सुनिएगा। सरदार पटेल साहब कहते हैं, अब ये इन्वेजन स्टार्ट हो चुकी है 2 नवंबर 1950 की, और तिब्बत का बहुत सारा इलाका जो है वो कैप्चर हो रहा है। सरदार पटेल साहब कहते हैं कि द ट्रेजरी ऑफ इट इज दैट द तिब्बतियन पुट फेथ इन अस, दे चूज टू बी गाइडेड बाय अस एंड वी हैव बीन अनएबल टू गेट देम आउट ऑफ द मैशेस ऑफ चाइनीज डिप्लोमेसी, ऑफ चाइनीज इन्फ्लुएंस। पटेल साहब कहते हैं कि तिब्बतियन ने भारत पर अपना ट्रस्ट किया, अपना फेथ किया, लेकिन हमने उनका साथ नहीं दिया, जबकि चाइना जो है वो अपनी फोर्सेस जो है वो अपनी तिब्बत के अंदर ले आया और उस इलाके को फारिग कर दिया। It is impossible to imagine any sensible person believing in the so-called threat to China from Anglo-American mechanicians in Tibet. If the Chinese put faith in this, they must have distrusted us on so completely as to they have taken us as tools or stooges of Anglo-American diplomacy. This feeling is genuinely entertaining by the Chinese in spite of your direct approach to them. It dictates that even though we regard ourselves as friends of China, the Chinese do not regard us as their friends. तो सरदार पटेल ने डायरेक्टली जो है वो बड़ा एक तरह से नेहरू साहब को एक बड़ा सख्त लहजे में एक जवाब दिया कि आपने ये सवाल पूछा कि आपने क्या किया, चाइना ने अटैक कर दिया तिब्बत पे, आपने कोई साथ नहीं दिया, बल्कि आप डिप्लोमेसी की बात कर रहे हैं। आप किस डिप्लोमेसी की बात करें? चाइना ताकतवर है, वो अटैक कर रहा है, नेहरू साहब आप चुप हैं, आप कुछ भी नहीं करें, आप किस डिप्लोमेसी की बात करें? चाइनीज हमारे फ्रेंड नहीं है, हम चाइना को थ्रेट से नहीं देखते, चाइना जो है वो हमें इस टाइम जो है वो बहुत ज़्यादा थ्रेट से देखता है, और चाइना ने ये सारा मामला कर लिया। तो सरदार पटेल साहब वो वेरी रियलिस्टिक, और कम्युनिस्ट जो कांग्रेस पार्टी थी उसके अंदर भी दो ग्रुप्स थे। एक ग्रुप जो है वो सरदार पटेल के रियलिज्म को सपोर्ट करता था और एक तरफ नेहरू साहब के आइडियलिज्म को सपोर्ट करता था। बट इस सारे मामले में हमने देखा कि नेहरू साहब का आइडियलिज्म जीत तो गया, बट प्रैक्टिकली जो बॉर्डर पे शिकस्त हुई वो हमने बाद में देखी। नेक्स्ट बात सुनिएगा। अब मोर इंपॉर्टेंटली सरदार पटेल साहब जो है उन्होंने यही चीज डिस्कस की इंडिया के एक फॉरेन सेक्रेटरी से। सुनिएगा, Sardar Patel had discussed this issue with Indian Foreign Secretary Grigia Shankar Bajpai before writing the letter. Bajpai was also unhappy with India handling of Tibet. तो इस टाइम जो है सारी की सारी जो 1950 में सारी की सारी इंडिया की फॉरेन एस्टेब्लिशमेंट जो टॉप एस्टेब्लिशमेंट थी वो सारी की सारी नाराज थी नेहरू साहब से कि वो तिब्बत के मामले में सीरियस नहीं है, बल्कि वो चाइना की और हेल्प कर रहे हैं, चाइना को और सपोर्ट कर रहे हैं, और चाइना को इतना उन्होंने स्ट्रॉन्ग कर दिया है कि चाइना ये सारे का सारा इलाका कैप्चर भी कर चुका है और चाइना को कोई पूछने वाला नहीं। सो दैट वाज हैपनिंग ऑन दैट टाइम। अच्छा, अब अगली बात सुनिएगा। अब क्या हुआ? अब हुआ ये कि चाइना की फौज तिब्बत में बैठ चुकी है। अब सुनिएगा, चाइना की फौज तिब्बत में बैठ चुकी है, तिब्बत का पूरा इलाका फारिग हो चुका है, चाइना ने पूरा कंट्रोल हासिल कर लिया तिब्बत का, और एक नया चाइना बन चुका है। नेहरू साहब ने क्या किया? 1952 में चाइना ने रिक्वेस्ट की नेहरू साहब से कि हमारी जो फौज है उसको चावल की जरूरत है, हमारे पास चावल नहीं उग रहा, तिब्बत के अंदर जो चाइनीज फौज है, आप जो है मोर इंपॉर्टेंटली इस टाइम हमारी बात को समझने की कोशिश करें, हमें अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें। वी आर वेरी डेजिग्नेट राइट नाउ, वी आर वेरी डेलिब्रेट कि हमें जो है वो चावल की जरूरत है, राइस की जरूरत है। तो नेहरू साहब ने कहा कि ठीक है, हम आपको राइस दे देंगे। हालांकि ये वो कंट्री है जिसने उस इलाके को कैप्चर किया है जो इलाका इंडिया के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट था, जहां पे जो एक बफर जोन का रोल प्ले कर रहा था। उसी इलाके में जो है वो इस टाइम जो है वो हमारे सामने जो है वो चाइनीज फोर्सेज आ गई हैं और चाइना ने चावल की रिक्वेस्ट की है इंडिया से। और नेहरू साहब ने क्या किया? नेहरू साहब ने चावल जो है वो चाइना को वाया सिक्किम जो प्रोविंस है उस इलाके से जो चावल जो है वो चाइना को ट्रांसफर कर दिए। मैं आपको वो मैप दिखाता हूं। जब 1952 में रिक्वेस्ट की चाइना ने, तो कैसे इंडिया ने चाइना को जो है वो राइस टन्स की तादाद में जो है वो भिजवाना शुरू कर दिए, एक गुडविल के जेस्चर में कि चाइना उनको कुछ नहीं कहेगा। बट उल्टा हुआ, चाइना ने जो है वो सारा कुछ वही करना शुरू कर दिया जो चाइना ने करना था, बिकॉज चाइना एक ग्रेट पावर था या उस टाइम की एक बहुत बड़ी ताकत था और चाइना ने वही करना था जो उसने किया। एक सेकंड में एक टाइम आउट कर दूं बिकॉज ओके। अब इस मैप को देखिएगा, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। सो दिस इज द एरिया, ये सिक्किम भारत का एक रियासत है। इस इलाके से जो है भारत ने उस टाइम जो ये सारा इलाका तिब्बत का था, इस सारे इलाके में भारत ने जो है वो चावल जो है वो अपने भिजवाए। और ये इस इलाके में सारी तिब्बत में चाइना की फौज बैठी हुई थी, चाइना की फौज को भारत का चावल जा रहा है गुडविल के जेस्चर पे। नेहरू साहब ने कहा कि मैं गुडविल का एक जेस्चर पेश करना चाहता हूं ताकि चाइना मुझ पे अटैक ना करे। बट द थिंग वाज दैट कि चाइना ने अटैक करना था, इस इलाके से चावल जो है वो गया।
इस इलाके से चावल तिब्बत में गया और ये अब तिब्बत जो है 1950 में, नवंबर 1950 में ये सारे का सारा इलाका जो है ये अब चाइना की फौज के कंट्रोल में आ चुका है। चाइनीज कम्युनिज्म इस टाइम भारत के बॉर्डर के ऊपर आ चुके हैं। ये है वो दौर जो जिस दौर से हमारे मॉडर्न इंडिया और मॉडर्न जो चाइना के रिलेशनशिप में जो टेंशन है उसका आगाज होता है। अगली बात सुनिएगा। अब मोर इंपॉर्टेंटली आगे क्या होता है, आगे ये होता है कि जब नेहरू साहब से पूछा जाता है 21 जून 1952 को कि सर आपने चावल ही भिजवा दिया उनको जो आपके बॉर्डर पे खड़े हो गए हैं, तो नेहरू साहब ने क्या कहा, वो कहते हैं कि इट इज अ फैक्ट दैट वी अलाउड राइस, we did allow a small quantity of rice, relatively small quantity, as an exceptional case because of their great need. We have allowed some small क्वांटिटी ऑफ राइस टू गो थ्रू। तो ये छोटी अमाउंट की जो बात की है नेहरू साहब ने, ये बाद में गलत साबित हुई, क्योंकि कई सौ टन, तकरीबन हर महीने तकरीबन 2 से 250 टन चावल जो है वो जाना शुरू हुआ तिब्बत के अंदर, जो ऑब्वियसली चाइनीज जो मिलिट्री की नीड्स थी उसको पूरा कर रहा था, और बाद में वही चावल जो है वो गले फिट हुआ नेहरू साहब के। अगली बात सुनेगा। अब 1952 में जो कुछ हुआ उससे भी आगे जाकर 1954 में एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज हुई। अच्छा, जब 1950 में चाइना ने कैप्चर किया तिब्बत को, 1950 में चाइना ने तिब्बत को कैप्चर किया, तो इंडिया का मौकिफ यह था कि ये एक ऑटोनॉमस इलाका है, इस इलाके पे हम किसी और की सॉवरेंटी नहीं मानते, इस इलाके पे हम तिब्बतियंस की सॉवरेंटी मानते हैं। लेकिन 1954 में सिर्फ 4 साल बाद नेहरू साहब ने एक एग्रीमेंट साइन किया चाइना के साथ, जिस एग्रीमेंट को कहते हैं पंचशील एग्रीमेंट। पंचशील एग्रीमेंट जो है बीजिंग में 1954 में साइन हुआ, और इस एग्रीमेंट के मुताबिक इंडिया ने तस्लीम कर लिया कि तिब्बत इज अ पार्ट ऑफ पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना। इंडिया के अंदर हेडलाइंस बनी, द हिंदू के अंदर हेडलाइंस बनी, जो बड़े बड़े पेपर्स थे उन्होंने हेडलाइंस बनाई कि इंडिया ने कैसे तिब्बत को चाइना का हिस्सा तस्लीम कर लिया, चाइनीज हमारे बॉर्डर्स पे आ चुके हैं, खतरा कम्युनिज्म का बढ़ चुका है, अब हम क्या करें। सो इंडिया की तरफ से अगर देखा जाए तो इंडिया ने कोशिश तो की, नेहरू साहब ने, कि वो किसी ना किसी तरीके से इस लड़ाई को खत्म करे। बट द थिंग इज दैट, मैं आपको पावर पॉलिटिक्स की बात करूं, यहाँ पर मैं किसी की साइड नहीं ले रहा। जब आप पावरफुल को ज्यादा से ज्यादा देने की कोशिश करते हैं, अपने आप को वीक शो करते हैं, तो फिर वो जितना हो सकता है आपसे लेने की कोशिश करता है। ये जियो पॉलिटिक्स में यही होता है। रशिया यही कर रहा है, अमेरिका ने भी यही किया, जब चाइना ताकतवर हुआ उसने भी यही किया। ये रूल ऑफ द गेम्स है। जो भी ताकतवर होता है वो हमेशा अपने आप को एक्सपैंड करने की भरपूर कोशिश करता है। यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट। अगली बात समझिएगा जो मैं आपको अगली बात बताता हूं। अगली इंपॉर्टेंट बात इस सारे मामले में क्या है, अगली इंपॉर्टेंट बात इस सारे मामले में ये है कि नेहरू साहब ने 18/11/1950 यानी 18 नवंबर 1950 को अपना एक नोट लिखा। नेहरू साहब के नोट्स होते थे, जब भी कोई प्राइम मिनिस्टर बनता है या कुछ लोगों को अपने नोट्स बनाने की आदत होती है, रात को वो सोने से पहले नोट्स जो हैं वो लिखते हैं कि आज का दिन कैसा रहा, या उनका क्या ख्याल है दुनिया में क्या हो रहा है और उनको क्या लगता है। नेहरू साहब ने नवंबर 18, जब तिब्बत फारिग हो चुका है, चाइना के हाथ में आ चुका है तिब्बत, नेहरू साहब अपना एक पर्सनल नोट लिखते हैं। वो नोट क्या लिखते हैं, वो लिखते हैं कि आई थिंक इट मे बी टेकन फॉर ग्रांटेड दैट चाइनीज विल हैव पोजेशंस ऑफ द होल ऑफ तिब्बत। देयर इज नो लाइक्लीहुड व्हाटसोएवर ऑफ तिब्बत बीइंग एबल टू रेजिस्ट दिस और टू स्टॉप इट। इट इज इक्वली अनलाइकली दैट एनी फॉरेन पावर कैन प्रिवेंट इट। वी कैन नॉट डू सो। अब मैं इसके दो पार्ट से, पहला पार्ट ये है कि नेहरू साहब ये कहते हैं कि मुझे नहीं लगता कि कोई तिब्बत को बचा सकता है, ना हम बचा सकते हैं ना कोई और फॉरेन पावर बचा सकती है। तिब्बत को तो जाना ही था, और ठीक है चाइना ने तिब्बत को ले लिया, ठीक है किस्सा तमाम हुआ। सो ही वांट टू जस्टिफाई के कोई भी तिब्बत को बचा नहीं सकता था, और ही वांट टू जस्टिफाई हिज ओन सेल्फ। आगे क्या लिखते हैं अपने पर्सनल डायरी में नेहरू साहब के, आई थिंक इट इज एक्सट्रीमली अनलाइकली दैट वी मे हैव टू फेस एनी रियल मिलिट्री इन्वेजन फ्रॉम द चाइनीज साइड। इट इज अनकन्विंसिबल दैट China could divert its forces and its strength across the Himalayas. Thus, I rule out any major attack on India from China. ये असेसमेंट थी नेहरू साहब की 1950 नवंबर 1950 की, जब चाइना ने तिब्बत को ले चुका था। नेहरू साहब की क्या असेसमेंट थी तिब्बत की, वो मैं आपको दोबारा बता देता हूं, या चाइना की क्या असेसमेंट थी नेहरू साहब की, वो मैं अभी आपको मैप में दिखाने की कोशिश करता हूं। ओके, नेहरू साहब की असेसमेंट थी ये 1950 की मैं असेसमेंट बता रहा हूं, हालांकि सारा खाता खुल चुका है, नुकसान हो चुका है, तिब्बत जा चुका है। उनके मुताबिक ये जो सारा इलाका है, इस सारे इलाके से चाइना अपनी फौज को उनके मुताबिक डाइवर्ट कर देगा, यानी जो फौज बैठी है यहाँ पे आई है वो वापस चली जाएगी अपने ईस्ट में चली जाएगी जहां पे उनको ज्यादा थ्रेट है, इस जगह चली जाएगी या म्यांमार की तरफ चली जाएगी। और ये जो हिमालयाज हैं इसने चाइना की फौज को रोका हुआ है। कभी भी उनको नहीं लगता कि चाइना हिमालयाज पे अटैक करेगा या चाइना कभी भी हिमालय के ऊपर लड़ाई झगड़ा करेगा। और 10
हम सेफ हैं, हमें कोई थ्रेट नहीं है चाइना का। तो 1950 में ये असेसमेंट थी नेहरू साहब की। अगर आप मिलिटरीली परस्पेक्टिव से भी इस चीज़ को देखें तो उनकी असेसमेंट उस टाइम गलत नहीं थी, क्योंकि पहाड़ी इलाका था, कोई सोच नहीं सकता था कि चाइना इस पहाड़ी रिमोट इलाके में जो इतना मुश्किल है, जिसकी ट्रेन इतनी मुश्किल है, जहाँ पे पहाड़ ही पहाड़ है, पानी बहुत कम है, ठंड बहुत ज़्यादा है, इतने हाई एल्टीट्यूड पे चाइना की तरफ से अटैक आएगा। बट चाइना जो है उसने ये काम किया। चाइना ने 1969 में भी सोवियत यूनियन को सरप्राइज किया, जब उसने 1969 पे सोवियत यूनियन पे अटैक किया। फिर चाइना ने 1979 में वियतनाम पे अपना आखिरी अटैक किया, उसके बाद उसने कोई लड़ाई नहीं की। तो ये तीन जो अटैक्स हैं चाइना ने किए, 1962 का इंडिया पे, 1969 का सोवियत यूनियन पे और 1979 का वियतनाम पे, ये तीनों अटैक बड़े सरप्राइजिंग अटैक्स थे। तो इट शोज कि जो एम्बिग्युइटी थी माओ जेडंग की, या उनके बाद उनके जो साथी जो इन लाई या डेंग जॉपिंग, जो उनकी स्टैब्लिशमेंट थी उस टाइम की, टॉप स्टैब्लिशमेंट, कम्युनिस्ट स्टैब्लिशमेंट, वो हमेशा एम्बिग्युइटी पे बिलीव करती थी। और उनकी एक सोच थी कि हमें अपना इलाका लेना ही लेना है, हमने चाइना को एक बड़ी ताकत बनाना है, रिजुविनेशन करना है हमने, और चाइना को हमने एक्सपैंड करना है। वो इंडिया के सिर्फ इंडिया के इस इलाके को लेने की बात नहीं कर रहे, वो इस टाइम साउथ चाइना सी की बात करें, और वो सारे का सारा इलाका जब तक नहीं लेंगे या वो हार नहीं जाएंगे पूरी तौर पे, वो इस मामले को खत्म नहीं करेंगे। चाइना ने 1950s में फैसला किया कि वो एक्सपैंड करेगा, और इवेंचुअली चाइना ने एक्सपैंड किया। मोर इंपॉर्टेंटली नेहरू साहब जो थे वो चाइना को अपीस करने की कोशिश में अपना जो इलाका था अक्साई चीन का, वो भी गंवा चुके। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करने की कोशिश करेंगे कि जब पंचशील एग्रीमेंट हुआ 1954 का, तो नेहरू साहब ने कैसे कोशिश की कि पंचशील एग्रीमेंट के बाद मैकमोहन लाइन की बात ना की जाए, खामोशी इख्तियार की जाए, लेकिन चाइनीज बार बार मैकमोहन लाइन की बात करके प्रोवोक कर रहे थे नेहरू साहब को, और इवेंचुअली 1962 की जंग हुई जिसमें नेहरू साहब जो थे वो ब्लिंक कर गए, वो समझ नहीं पाएंगे जंग कैसे हुई, और इवेंचुअली भारत को उसमें बहुत भारी नुकसान हुआ। लेकिन इस सारे मामले को हम अगली वीडियो में समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन इस सारे मामले की जो बुनियाद थी, बेसिकली वो बुनियाद थी, हमें इस चीज को समझना था कि जो तिब्बत है वो बेसिकली एक कोर एलिमेंट था, एक बफर जोन था ब्रिटिशर्स के लिए। जो बफर जोन टूटा तो फिर भारत के मामलात भी खराब हुए। यही चीज ब्रिटेन ने की थी अफगानिस्तान के साथ, क्योंकि अगर बफर जोन उस टाइम अफगानिस्तान का रशियंस तोड़ देते या उस इलाके को इजीली कैप्चर कर लेते तो फिर वो आगे भी आ जाते। तो ब्रिटिशर्स ने बड़ी समझदारी के साथ इन सारे इलाकों को बफर जोन बनाया हुआ था, लेकिन इवेंचुअली जब वो खुद वीक हुए तो बाकी ताकतें जो है स्ट्रांग हो रही थी। बट मोर इंपॉर्टेंटली मेरी वीडियो जो है यहाँ पे खत्म होती है। आप लोग अपने आप